Pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Governmental Guru. Let's compete. Today, I will discuss CCA Rules 1965. It is part 8. In this part, I will discuss Rule 14 related to the steps of major penalty proceedings. Is the very important rule of classification, control, and appeal. Many informations you can get. Actually, how can the disciplinary authority and inquiry authority they make the major penalty proceedings, and different timelines are there and different facts are there. It is very important one and very useful for different exams. So with clarity and very briefly, I will discuss the steps. So please listen the video up to the end. You can get clear information. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for upcoming videos. Join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. My Telegram channel link, first one t.me/BAPI2034, and second one it is t.me/ASIT2034. If you join the Telegram channel, you can get notification about my upcoming videos. So now I am going to start Rule 14 of CCA Rules 1965. It is related to the steps of major penalty proceedings. Right, it is Rule 14, procedure for imposing major penalties. You see, Rule 14 subsection 1, rule position is important one. रूल पोजीशन को आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. मेजर पेनल्टीज mentioned in Rule 11, clause 5th to 9, such as dismissal, removal, compulsory retirement, reduction in rank, etc. It cannot be imposed directly. आप जानते हो कि मेजर पेनल्टी जो इम्पोज होता है चार्ज ऑफिसर के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो पेनल्टीज होता है बहुत हार्श होता है, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा. इसमें प्रोसीडिंग होता है, सही तरीके से उसका डिफरेंट स्टेप्स है, और विटनेसेस का एग्जामाइन किया जाएगा, और जो चार्ज ऑफिसर है वो भी उसको डिफेंड करने के लिए वो भी स्टेटमेंट देगा. तो आगे में सब डिस्कस करेंगे. तो बिफोर इम्पोजिंग सच पेनल्टीज ए प्रॉपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मस्ट बी कंडक्टेड. तो ये जो पेनल्टी इम्पोज करने से पहले एक प्रॉपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, जो विभागीय जांच होता है, वो कंडक्ट होगा. ठीक है. नेक्स्ट वन, द इंक्वायरी, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. द प्रोसीजर लेट डाउन आप रूल 14 जो है प्रोसीजर है, और रूल 15 में इंक्वायरी होने के बाद एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट. ओके, रूल 15 जो है एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट, और रूल 14 जो है एक्चुअल प्रोसीजर है. ओके, जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का एक्चुअली प्रोसीजर रूल 14 में है. तो जो सीसीए रूल्स, क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रोसीजर अंडर द पब्लिक सर्वेंट्स इंक्वायरीज एक्ट 1850, उसका जो सेक्शन ऑफ 37 देखिए, इसके अनुसार भी इंक्वायरी होता है. मगर जनरली जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर चार्ज लगता है और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में डिटेक्ट होता है कि मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग होगा, तो वो सीसीए रूल 14 को फॉलो किया जाएगा. अदर केस में जो पब्लिक सर्वेंट्स इंक्वायरीज एक्ट है 1850, उसका जो सेक्शन 37 में क्लियरली मेंशन है कि जो प्रोसीजर को मेंशन किया गया है, इफ दैट एक्ट इज अप्लाइड. ठीक है, इसके ऊपर भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है. ठीक है. नेक्स्ट वन, अभी 14 सबसेक्शन 2 को चलेंगे. जो रूल 14 सबसेक्शन 2, पावर ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का पावर क्या है, इसमें क्लियरली मेंशन है, इफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बिलीव्स दैट
there are grounds to examine allegations of misconduct against a government servant. प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिटेक्ट करता है कि जो अलिगेशंस लगा है, जो आरोप लगा है चार्ज ऑफिसर के अगेंस्ट में, उसमें कुछ एविडेंस है और तो वो इसका इंक्वायरी होना चाहिए, कंप्लीट इंक्वायरी होना चाहिए, फॉर्मल इंक्वायरी होना चाहिए। तो कंडक्ट द इंक्वायरी इटसेल्फ, वो खुद इंक्वायरी कर सकता है, मगर मेजॉरिटी टाइम में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद इंक्वायरी ऑफिसर नहीं होता है, वो इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, तो जस्ट यू रिमेंबर, मेनी टाइम्स एक्चुअली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज नॉट द इंक्वायरी अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपॉइंट अन इंक्वायरी अथॉरिटी। तो यहां पर जो 14 सबसेक्शन 2 में वो खुद इंक्वायरी कर सकता है, इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंटमेंट कर सकता है अंडर रूल 14, और एक है अपॉइंट एन अथॉरिटी फॉर इंक्वायरी अंडर द पब्लिक सर्वेंट्स इंक्वायरीज एक्ट 1850। ठीक है, तो जो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो इंक्वायरी अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट होता है वो किस सेक्शन में है? सीसीए रूल्स 1965, वो रूल 14 सबसेक्शन 2 में क्लियरली मेंशन है। जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का जो पावर है वो खुद इंक्वायरी अथॉरिटी बन सकता है, वो अंडर रूल 14 अंडर सीसीए रूल्स 1965 वो इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंटमेंट कर सकता है, और जो पब्लिक सर्वेंट्स इंक्वायरीज एक्ट है 1850, वहां पर भी इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो उसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो इंक्वायरी अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट होता है वो किस सेक्शन में, वो रूल 14 सबसेक्शन 2। क्लियर? स्पेशल प्रोविजन है जो सेक्सुअल हरासमेंट केस में जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होता है वो क्लियरली मेंशन है रूल 3C। आप देखिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 में, तो रूल 3C में क्लियरली मेंशन है कि जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है डिपार्टमेंट का, जो इंस्टीट्यूशन का जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है, उसका जो चेयरमैन है वही इंक्वायरी ऑफिसर है। यहां पर क्लियरली मेंशन है द कंप्लेंट्स कमिटी ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इज ऑटोमेटिकली ट्रीटेड एज द इंक्वायरी अथॉरिटी। जो आईसीसी है, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी का जो हेड है वही इंक्वायरी अथॉरिटी है। ठीक है, और प्रोसीज्योर वही रहेगा, जो रूल 14 का प्रोसीज्योर है वही रहेगा। इफ नो सेपरेट प्रोसीज्योर एग्जिस्ट इट विल फॉलो, कोई सेपरेट प्रोसीज्योर नहीं है तो उसको फॉलो किया जाएगा। सीसीएस जो सीसीए रूल्स जो क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स जो 14 है, उसका जो प्रोसीज्योर है उसी प्रोसीज्योर को फॉलो किया जाएगा। मगर यहां पर स्पेशल प्रोविजन में क्लियरली मेंशन है हु इज द इंक्वायरी अथॉरिटी इन केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट केस। तो जो डिपार्टमेंट और जो मिनिस्ट्री का इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है उसका जो हेड है, बेसिकली उसका हेड होता है जो सीनियर मोस्ट फीमेल एम्प्लॉई, सीनियर मोस्ट फीमेल एम्प्लॉई उसका हेड होता है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी का, वो बेसिकली वही इंक्वायरी अथॉरिटी होता है। ठीक है, क्लियर? और वो रूल 3C सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 में भी क्लियरली मेंशन है। इसके ऊपर मेरा वीडियो पड़ा है, आप देख लीजिए। चलो नेक्स्ट वन, कुछ एक्सप्लेनेशन क्लॉजेस है। यदि डीए जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी करता है तो उसको हम इंक्वायरी अथॉरिटी मानेंगे। ठीक है, तो यदि फिर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इज अपॉइंटेड एज इंक्वायरी अथॉरिटी, इसमें दो चीज है, यदि खुद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हिमसेल्फ इज द इंक्वायरी अथॉरिटी तो उसको इंक्वायरी अथॉरिटी हम मानेंगे, और इसमें भी क्लियर है रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट भी वो भी इंक्वायरी अथॉरिटी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीज वही दिया है, तो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्वायरी अथॉरिटी हो सकता है, और जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद इंक्वायरी अथॉरिटी हो सकता है। ठीक है, ये दो क्लॉजेस जस्ट यू रिमेंबर। नेक्स्ट वन जो सेक्शन 3 है वो चार्जशीट के ऊपर है, जो आरोप पत्र कहा जाता है, जो चार्जेस लगा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चार्जशीट कैसे फ्रेम होता है? आप जब चार्जशीट इश्यू करेंगे, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है यदि वो चार्ज ऑफिसर को चार्जशीट इश्यू करेगा, वो चार्जशीट में उसका मेन क्या अनेक्सर्स रहेगा? देखिए अनेक्सर 1 में आर्टिकल्स ऑफ चार्ज, जो विभिन्न तरीका का आरोप लगा है वो रहेगा क्लियरली अनेक्सर 1 में।
ठीक है, उसका एक हेडलाइंस रहेगा, मेन हेडिंग रहेगा, और उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि ये चार्ज लगा है। ओके, ये डिफरेंट टाइप का आरोप लगा है चार्ज ऑफिसर के ऊपर, क्लियरली मेंशन होगा अनेक्सर 1 में। अनेक्सर 2 क्या है? स्टेटमेंट ऑफ इंप्यूटेशंस, पूरा तथ्य जो है, जो इंसिडेंट है उसका पूरा क्या फैक्ट है, स्टोरी जो बोलते हैं, पूरा स्टोरी रहेगा स्टेटमेंट ऑफ इंप्यूटेशंस, वो अनेक्सर 2 में रहेगा। ठीक है, तो जो तथ्यात्मक एक्चुअली घटना का जो तथ्य होता है वो इसमें रहेगा। तो बेसिकली हम स्टोरी बोलते हैं, द डिटेल्ड नैरेटिव ऑफ व्हाट यू डिड इंक्लूडिंग डेट्स, लोकेशंस एंड द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है इसमें रहेगा स्टेटमेंट ऑफ इंप्यूटेशंस में, पूरा स्टोरी रहेगा, पूरा फैक्ट रहेगा। अनेक्सर 3 में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहेगा कि ये सब डॉक्यूमेंट ओके प्रपोज्ड इट मींस टू बी प्रूव्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स है, उसमें कुछ प्रूव है तो वो भी चार्जशीट में रहेगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द पेपर ट्रायल, ए लिस्ट ऑफ एवरी फाइल, लेटर और डिजिटल रिकॉर्ड दे प्लान टू यूज टू प्रूव यू आर गिल्टी। चार्ज ऑफिसर को चार्ज जो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर चार्ज लगा है उसको प्रूव करने के लिए वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की ये सब डॉक्यूमेंट्स है। ओके, सो दीज डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रपोज्ड टू प्रूव द एलिगेशन। अनेक्सर 3। अनेक्सर 4 में लिस्ट ऑफ विटनेसेस, जो विटनेसेस है उनका पूरा लिस्ट रहेगा। द पीपल, ए लिस्ट ऑफ कॉलीग्स और आउटसाइडर्स हु विल बी कॉल्ड टू स्पीक अगेंस्ट यू ड्यूरिंग द इंक्वायरी, विटनेसेस का पूरा डिटेल्स रहेगा। तो 4 अनेक्सर्स रहेगा। ठीक है, तो जो चार्जशीट फ्रेम होगा वो 14 सबसेक्शन, ये फ्रेम है, चार्जशीट इसी तरीके से फ्रेम होता है। ठीक है, तो वो 14 सबसेक्शन 3 रूल पोजीशन इज इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, तो 4 अनेक्सर्स आर देयर। अच्छा, अभी 14 सबसेक्शन 4A को चलेंगे। इसमें रूल पोजीशन देखिए, 14 सबसेक्शन 4 उसका सबसेक्शन A को चलेंगे। इसमें क्लियरली मेंशन है द डिसिप्लिन अथॉरिटी मस्ट ऑफिशियली गिव द गवर्नमेंट सर्वेंट। अभी ये जो रूल 14 सबसेक्शन 4 और उसका जो फर्स्ट सबसेक्शन A है उसमें क्लियरली मेंशन है कि यहां पर हैंडओवर किया जाएगा चार्जशीट, द स्पेसिफिक चार्जेस, द हेडलाइंस, द डिटेल स्टोरी, इंप्यूटेशंस, एविडेंस लिस्ट। एविडेंस लिस्ट में क्या क्या आएगा? डॉक्यूमेंट्स एंड नेम्स ऑफ द पीपल टेस्टिफाइंग, जो डॉक्यूमेंट्स, विटनेसेस, ये जो पूरा चार्जशीट फ्रेम होगा, चार्जशीट को हैंडओवर किया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा किसको? चार्ज ऑफिसर को। ठीक है, उसमें क्या क्या रहेगा? अनेक्सर 1 में आर्टिकल्स ऑफ चार्ज रहेगा, जो भी आरोप लगा है, और नेक्स्ट रहेगा कि जो इंप्यूटेशंस ऑफ मिसकंडक्ट, इट मींस पूरा तथ्य रहेगा, जो स्टोरी रहेगा, फैक्ट रहेगा, जो भी एलिगेशंस लगा है। अनेक्सर 3 में मैं क्लियरली बताया डॉक्यूमेंट्स कि जो डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कलेक्ट किया है इट मींस एलिगेशन को प्रूव करने के लिए। और अनेक्सर 4 में विटनेसेस रहेगा, जो जिनको बुलाया जाएगा इट मींस एग्जामाइन करने के लिए। ठीक है, और जो सबसेक्शन 4B है, ठीक है, 14 सबसेक्शन 4B में वंस द एम्प्लॉय रिसीव द पेपर्स, तो उसको पेपर मिल गया, पेपर मींस चार्जशीट मिल गया, आरोप पत्र मिला। सो दे हैव 2 मेन राइट्स। जब आरोप पत्र मिल जाएगा, चार्जशीट मिल जाएगा, उसमें क्या है? रिटन डिफेंस, वो उसको डिफेंड करने के लिए, बचाव करने के लिए, जो चार्ज ऑफिसर उसको बचाव करने के लिए वो स्टेटमेंट देगा कि ये जो आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस मेरे ऊपर लगा है, कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ जो इंप्यूटेशंस ऑफ मिसकंडक्ट है, ये सब सपोज मैं डिनाई करता हूं। ठीक है, ये हो सकता है। तो रिटन डिफेंस, तो जो चार्ज ऑफिसर है दे कैन सबमिट ए लेटर एक्सप्लेनिंग देयर साइड ऑफ स्टोरी, ए रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, खुद को बचाव करने के लिए वो स्टेटमेंट दे देगा। ठीक है, और ये भी हो सकता है, ये रिटन है, ओरल हियरिंग, जो फेस टू फेस, दे कैन स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट टू द हार्ड इन पर्सन, वो रिक्वेस्ट करेगा कि मैं खुद बोलना चाहता हूं, फेस टू फेस बोलना चाहता हूं। ओके, तो सेक्शन जो 14 सबसेक्शन 4 है उसमें उसको चार्जशीट दे दिया जाएगा चार्ज ऑफिसर को। जब चार्जशीट हैंडओवर कर दिया गया तब क्या है, एम्प्लॉय क्या करेगा? उसको डिफेंड करने के लिए उसके पास 2 राइट है, उसको डिफेंड करने के लिए वो स्टेटमेंट देगा, उसको बचाव करने के लिए वो स्टेटमेंट देगा। ठीक है,
और दो प्रकार का हो सकता है, एक रिटन, वो खुद लिख कर दे सकता है और खुद वो रिक्वेस्ट करेगा कि नहीं मैं डायरेक्टली फेस टू फेस बात करना चाहता हूं मुझे डिफेंड करने के लिए, ठीक है। तो रिक्वेस्ट टू बी हार्ड इन पर्सन, वो चाहता है कि मैं आज ए पर्सन आई मस्ट अपीयर एंड आई टेल एक्चुअली द फैक्ट what type of allegations actually imposed on me. So it means to defend myself I want to it means attend or I want to face the inquiry authority and tell everything, ठीक है। यहां पर डेडलाइंस है। अच्छा, डेडलाइंस क्या है? आप जो चार्जशीट आपको मिला, आप खुद को डिफेंड करने के लिए स्टेटमेंट देंगे तो 15 दिन के अंदर, जिस डेट में आपको चार्जशीट मिलेगा, ठीक है, जो सक्सीडिंग डे से आप काउंट कर लीजिए। सपोज आपको आज चार्जशीट मिला, जैसे आज February 28 है, आपका जो 15 डेज काउंट होगा March 1 से, फर्स्ट 15 डेज मिलेगा। सपोज आप 15 डेज में नहीं दे पाए तो आपको एक रीजन देना है कि इसी रीजन के वजह से मैं 15 डेज के अंदर मेरा रिप्लाई नहीं दे पाया, ठीक है, तो मुझे और टाइम दे दिया जाए। तो ऐसे और 15 डेज एक्सटेंड होगा मगर विथ रीजन, आपको रीजन देना है। तो ऐसे मैक्सिमम 45 डेज तक ये जाएगा। 45 डेज के बाद ये मान लिया जाएगा कि आप जो अलिगेशंस लगा है, जो भी आपको जो चार्जशीट मिला, आप उसका रिप्लाई देना चाहिए, आप रिप्लाई देना नहीं चाहते हो, ठीक है। ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनिशियल टाइम 15 डेज के अंदर, जब आपको चार्जशीट मिलेगा तो 15 डेज के अंदर आपको जवाब देना है, ठीक है, नहीं तो और 15 डेज एक्सटेंशन होगा। ऐसे आपको 45 डेज, मैक्सिमम 45 डेज इट मीन्स गिवन टू द चार्ज ऑफिसर। बियॉन्ड 45 डेज इट मीन्स ये मान लिया जाएगा, जस्ट इट मीन्स इंक्वायरी अथॉरिटी डिटेक्ट दैट एक्चुअली द चार्ज ऑफिसर ओके कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ, कि द चार्ज ऑफिसर डज नॉट वांट टू रिप्लाई, ठीक है। डेडलाइंस क्लियर। नेक्स्ट वन अभी 14 सबसेक्शन 5 में आ जाएंगे। 14 सबसेक्शन 5 में आ जाएंगे, उसका फास्ट बीट हम देखेंगे ए में, ठीक है। अच्छा, हैंडलिंग द रेस्पॉन्स बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, उसमें क्या क्या आता है? इफ द चार्जेस आर डिनाइड, सपोज जो चार्ज लगा है, द डीए मस्ट स्टार्ट ए फॉर्मल इंक्वायरी। यदि आप चार्ज डिनाई करते हो कि मेरे ऊपर जो चार्ज लगा है कि वो ठीक नहीं है, आप डिनाई करते हो, तो दे कैन आइदर, तो फॉर्मल इंक्वायरी होगा इस केस में, ठीक है। दे कैन आइदर कंडक्ट द इंक्वायरी देमसेल्व्स और अपॉइंट एन इंक्वायरी अथॉरिटी। आइदर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद इंक्वायरी कर सकता है और अदरवाइज अपॉइंट करेगा इंक्वायरी अथॉरिटी को, ठीक है। अच्छा, इफ द चार्जेस आर एडमिटेड, आप जो स्टेटमेंट दिया, आपका डिफेंस स्टेटमेंट दिया, आप इसमें एडमिट किया, क्योंकि दो प्रकार से हो जाए, रिटन डिफेंस और एक है ओरली फेस टू फेस, आप बोल सकते हो। यदि आप एडमिट किया तो नो फॉर्मल इंक्वायरी, फुल इंक्वायरी इज नीडेड, क्योंकि आप एडमिट कर दिया, ओके। वो उसको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करेगा? रिकॉर्ड कर देगा, रिकॉर्ड करके खुद साइन करेगा और आपका साइन ले जाएगा। द डीए सिंपली रिकॉर्ड से फाइंड ऑफ गिल्टी फॉर ईच एडमिटेड चार्ज। जो भी आर्टिकल्स ऑफ चार्ज था, जो विभिन्न तरीके का आरोप था, आप एक एक को एडमिट किया, तो इट मींस वो क्या किया, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो जो आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस था उसके ऊपर उसको फाइंडिंग मिला, ओके। However, they can still make evidence if they feel it is necessary to determine the gravity of the situation before deciding on a penalty. पर पेनल्टी से आप सब एडमिट किया, जो भी आर्टिकल ऑफ चार्जेस लगा है, जो भी इट मींस इंप्यूटेशंस ऑफ मिसकंडक्ट है, यदि आप एडमिट किया, फिर भी जो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, किस तरीके का जो मेजर पेनल्टी आपके ऊपर लगेगा, तो किस तरीके का डिसमिसल लगेगा, कि रिमूवल, की कंपल्सरी रिटायरमेंट, की रिडक्शन इन रैंक, तो ये क्या लगे, तो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन के लिए तो एविडेंस चाहिए, ठीक है। तो ये नेसेसरी होगा तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एविडेंस कलेक्ट करेगा। मगर यदि चार्जेस आप एडमिट कर देते हो, यदि चार्ज ऑफिसर जो है वो उसके ऊपर जो चार्जेस लगा है खुद एडमिट कर देता है, तो वहां पर फॉर्मल इंक्वायरी नहीं होता है, वो फाइंडिंग्स रिकॉर्डेड होता है, ठीक है। और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी साइन ले जाता है, खुद का साइन करता है और चार्ज ऑफिसर का साइन लेके फिर डिटरमाइन करता है कि किस तरीके का पेनल्टी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन जो सबसेक्शन 5B है, फेलियर टू रेस्पॉन्ड 14 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन B में क्या है? इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट रिमेन साइलेंट एंड फेल्स टू सबमिट ए रिटन डिफेंस बाय द डेडलाइन,
तो आप क्या किया, जो डेडलाइन था, आपको चार्जशीट मिला मगर आप उसका जवाब नहीं दिया। डेडलाइन में बोला था 15 डेज है, फिर आप एक्सटेंशन मीन्स रीजन के साथ एक्सटेंड कर सकते हो। ऐसे तो मैक्सिमम कितना है, 45 डेज तक है। यदि आप इट मीन्स कोई रिप्लाई नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली फॉर्मल इंक्वायरी होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन आप देखिए 14(5)(c), ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 सबसेक्शन 5(c) में एक चीज है, यहां पर प्रेजेंटिंग ऑफिसर, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंटमेंट देगा, जो बेसिकली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द प्रेजेंटिंग ऑफिसर सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स and examine witnesses to prove the allegations। ठीक है, तो यहां पर जो 14 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन सी है, इसमें डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करेगा। द पीओ एक्ट्स लाइक ए प्रोसिक्यूटर, देयर जॉब इज टू प्रेजेंट द एविडेंस एंड विटनेसेस। जो भी एविडेंस है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है और विटनेसेस को एग्जामाइन करेगा। ठीक है, तो वो चाहेगा कैसे, जो अलिगेशंस लगाए उसको प्रूव करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखिए, ये जो रूल पोजीशन में प्रेजेंटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ठीक है, यदि फॉर्मल इंक्वायरी होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट वन 14 सबसेक्शन 6 में चलेंगे। अभी इसमें क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी अथॉरिटी को हैंडओवर करेगा। आप जानते हो कि जो 14 सबसेक्शन 2 है, यहां पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद इंक्वायरी अथॉरिटी बन सकता है, नहीं तो वो एक इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंटमेंट करेगा। और मेजॉरिटी टाइम्स एक्चुअली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपॉइंट इंक्वायरी अथॉरिटी फॉर फॉर्मल इंक्वायरी। ये 14 सबसेक्शन 2 में है। अच्छा, जो 14 सबसेक्शन 6 है, इस सेक्शन में which type of documents actually disciplinary authority hand over to the inquiry authority। यहां पर दे दिया, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शाल where it is not the inquiry authority forward to the inquiry authority। क्या जब इंक्वायरी अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट होगा तब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन सा डॉक्यूमेंट उसको हैंड ओवर करेगा। फर्स्ट जो चार्जेस है, उसमें जो आर्टिकल ऑफ चार्जेस लगा है, जो विभिन्न तरीके का आरोप लगा है, और जो तथ्य है, जो आरोप लगाया गया है, पूरा तथ्य, पूरा स्टोरी। ठीक है, और डिफेंस में क्या आएगा कि एम्प्लॉई खुद को डिफेंड करने के लिए ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुका है, द एम्प्लॉइज रिटन एक्सप्लेनेशन और डेनियल, इफ द एम्प्लॉय डिड नॉट सबमिट वन, दिस इज नोटेड। तो फर्स्ट चीज है, जो भी चार्जेस लगा है, आर्टिकल ऑफ चार्जेस और स्टेटमेंट ऑफ इंप्यूटेशंस, वो हैंड ओवर किया जाएगा इंक्वायरी ऑफिसर को। सेकेंड, एम्प्लॉई जो चार्ज ऑफिसर जो उसको डिफेंड करने के लिए जो स्टेटमेंट दिया है, ओके, द चार्ज ऑफिसर ऑलरेडी गिवन द स्टेटमेंट, okay, to defend himself against the different type of articles of charges and statement of imputations, वो हैंड ओवर किया जाएगा जो डिफेंस स्टेटमेंट दिया है। सेकंड, नेक्स्ट में विटनेस स्टेटमेंट्स, जो भी विटनेस है, ओके, जो भी विटनेस सब ये है प्रूव करने के लिए एलिगेशंस को, वो विटनेस का स्टेटमेंट्स हैंड ओवर करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी अथॉरिटी को। फिर प्रूफ ऑफ डिलीवरी, जो चार्जशीट दिया है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, चार्जशीट कौन दिया है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी दिया है चार्ज ऑफिसर को, तो उसका प्रूफ कि चार्जशीट दिया गया है, उसका एक प्रूफ, ओके, वो भी इंक्वायरी अथॉरिटी को मिलेगा। नहीं तो इंक्वायरी अथॉरिटी को कल मना कर सकता है चार्ज ऑफिसर की, मुझे कुछ चार्जशीट जो आरोप पत्र नहीं मिला है, तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी, क्योंकि पहले डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चार्जशीट दे चुका है चार्ज ऑफिसर को, वो उसका प्रूफ, और प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंटमेंट, ऑलरेडी प्रेजेंटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हो चुका है, उसका जो अपॉइंटमेंट का लेटर। तो ये 5 चीज एक्चुअली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जब इंक्वायरी अथॉरिटी को अपॉइंटमेंट देगा, ये लेटर सब हैंड ओवर करेगा। फर्स्ट है आर्टिकल ऑफ चार्जेस, ठीक है, एंड जो इंप्यूटेशन ऑफ स्टेटमेंट, वो हो गया, और डिफेंस स्टेटमेंट ऑफ द चार्ज ऑफिसर, जो खुद को डिफेंड करने के लिए वो जो डिफेंस स्टेटमेंट दिया है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैंड ओवर करेगा इंक्वायरी अथॉरिटी को। फिर विटनेस का स्टेटमेंट्स, फिर जो चार्जशीट डिलीवरी हुआ है, वो उसका प्रूफ, जो चार्जशीट दिया गया है
चार्ज ऑफिसर को उसका प्रूफ, और जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हुआ है उसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर। ठीक है, ये सब हैंड ओवर करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी अथॉरिटी को। ठीक है, ये है रूल पोजीशन, याद रखिए 14(6) बहुत इंपॉर्टेंट है। विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू द इंक्वायरी अथॉरिटी टू इनिशिएट द इंक्वायरी। ठीक है, चलो 14 सबसेक्शन 7 में चलेंगे। 14 सबसेक्शन 7 में क्या है? आफ्टर द इंक्वायरी, अच्छा इंक्वायरी अथॉरिटी अभी रिसीव किया, सभी डॉक्यूमेंट्स रिसीव किया। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिसीव किया? आर्टिकल ऑफ चार्जेस, स्टेटमेंट ऑफ इंप्यूटेशंस, मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर, सब डॉक्यूमेंट, जो भी आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस लगा है उसका डॉक्यूमेंट है रिसीव किया। स्टेटमेंट ऑफ इंप्यूटेशंस, पूरा तथ्य, जो घटना का पूरा जो एलिगेशंस का जो तथ्य है उसको रिसीव किया। जो विटनेसेस का स्टेटमेंट को रिसीव किया। जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रपोज्ड टू प्रूव द एलिगेशन वो भी रिसीव किया। और जो चार्जशीट हैंडओवर किया गया है चार्ज ऑफिसर को उसका प्रूफ भी रिसीव किया। और प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंटमेंट हुआ है उसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी रिसीव किया। देन याद रखिए यहां पर एक टाइमलाइन है। जब इंक्वायरी अथॉरिटी ये डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेगा उसका 10 डेज के अंदर वो कॉल करेगा चार्ज ऑफिसर को। ठीक है, तो हियरिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर देखिए द गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट अपीयर पर्सनली बिफोर द इंक्वायरी अथॉरिटी। खुद चार्ज ऑफिसर, जो गवर्नमेंट, यहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट क्या है? जो चार्ज ऑफिसर जिसके ऊपर चार्ज लगा है वो पर्सनली अपीयर करेगा बिफोर द इंक्वायरी अथॉरिटी। अपीयर ऑन द डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड, जो भी रिटिन नोटिस इशूड बाय द इंक्वायरी अथॉरिटी, इंक्वायरी अथॉरिटी की रिटिन नोटिस इशू करेगा जिसमें पूरा क्लियरली मेंशन है ये डेट है, इसी टाइम में आपको हियरिंग अटेंड करना है। अच्छा, ये जो टाइमलाइन है ये दिया है, डू सो विद इन 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट द आईए रिसीव्ड द चार्ज डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस डे एक्चुअली इंक्वायरी अथॉरिटी जब चार्ज डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेगा किससे? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से, उसका 10 डेज के अंदर, ठीक है, ये यहां पर क्लियरली दिया है कि डू सो विद इन 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट द आईए रिसीव्ड। यहां पर क्लियर लिखिए द गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट अपीयर पर्सनली बिफोर द इंक्वायरी अथॉरिटी। नेक्स्ट वन, अपीयर ऑन द डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड इन ए रिटन नोटिस इशूड बाय द इंक्वायरी अथॉरिटी। तो इंक्वायरी अथॉरिटी डू सो विद इन 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट द आईए रिसीव्ड the charge documents. The IA may grant also extra time but it cannot exceed 10 additional days. तो आप यहां पर एक याद रखिए कि जिस डेट में इंक्वायरी अथॉरिटी जब चार्ज डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करेगा उसका 10 डेज के अंदर एक रिटिन नोटिस देगा चार्ज ऑफिसर को कि इस डेट में इस टाइम में आपको इंक्वायरी अटेंड करना है। उसका 10 डेज के अंदर, जो सपोज आज February 28, आज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने इंक्वायरी अथॉरिटी को चार्ज डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किया, तो वेरी सक्सीडिंग डेट आज का सक्सीडिंग March 1 है, तो March 1 to 10 के अंदर, 10 डेज के अंदर बोला है, एक रिटिन नोटिस इश्यू करेगा इंक्वायरी ऑफिसर, किसको? चार्ज ऑफिसर को, कि इस डेट में, पर्टिकुलरली इसी डेट में और इस टाइम में आपको पर्सनली अपीयर करना है। ठीक है, और वो भी 10 डेज एडिशनल डेज हो सकता है। तो आइए मे ग्रांट एक्स्ट्रा टाइम बट इट कैनॉट एक्सीड 10 एडिशनल डेज, अनदर 10 एडिशनल डेज हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिए। जो 14 सबसेक्शन 7 है इसमें जो टाइमलाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो द स्टेटमेंट ऑफ इंप्यूटेशंस ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर द गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट अपीयर पर्सनली बिफोर द इंक्वायरी अथॉरिटी, appear on the date and time specified in a written notice issued by the inquiry authority, do so within 10 working days from the date the IA received the charge documents, or 10 additional days the IA may grant extra time, okay, but it cannot exceed 10 additional days। 10 working days दिया है इसमें, देखिए 10 working days, do so within 10 working days from the date the IA received the charge documents। ये जो उसको हियरिंग के लिए बुलाएगा चार्ज ऑफिसर को, जब वो रिसीव करेगा चार्ज डॉक्यूमेंट्स उसका 10 डेज के अंदर वो रिटन नोटिस इश्यू करेगा। ठीक है, और एडिशनल 10 डेज वो दे सकता है
ओके, द आईए में ग्रांट एक्स्ट्रा टाइम बट इट कैनॉट एक्सीड 10 एडिशनल डेज। तो ये टाइमलाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 14 सबसेक्शन 7 में है। नेक्स्ट वन देख लीजिए, ये जो है डिफेंस असिस्टेंट 14 सबसेक्शन 8, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि चार्ज ऑफिसर एक डिफेंस असिस्टेंट को अपॉइंटमेंट कर सकता है, चाहे वो इट मींस द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग और रिटायर्ड एम्प्लॉय, आप डिफेंस असिस्टेंट ले सकते हो, जो चार्ज ऑफिसर के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द चार्ज ऑफिसर ही एक्चुअली डिफेंड द केस। ओके, तो यहां पर देखिए ये 14 सबसेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, असिस्टेंस बाय ए सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके, द चार्ज ऑफिसर कैन टेक द हेल्प ऑफ अनदर गवर्नमेंट सर्वेंट टू प्रेजेंट हिज केस। जैसे वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की तरफ से प्रेजेंटिंग ऑफिसर है, वो चाहेगा जो भी डॉक्यूमेंट्स है और जो विटनेसेस है उसको प्रेजेंट करके कैसे एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए वो ट्राई करेगा। मगर यहां पर डिफेंस असिस्टेंट का काम है, उसको गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपॉइंटमेंट देगा, वो एक अनदर गवर्नमेंट सर्वेंट है, चाहे वर्किंग है कि रिटायर्ड है, वो क्या करेगा ना, उसका बचाव कर, चार्ज जिसके ऊपर चार्ज लगा है, ठीक है, जिस ऑफिसर के ऊपर, गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर चार्ज लगा है, उसका बचाव के लिए डिफेंस असिस्टेंट काम करेगा, ठीक है। द असिस्टिंग ऑफिसर मस्ट बी पोस्टेड, ये याद रखिए, जो असिस्टिंग ऑफिसर है, डिफेंस असिस्टेंट है, आप कहां से अपॉइंटमेंट करेंगे? ओके, आर द सेम हेडक्वार्टर, जिस हेडक्वार्टर से बिलोंग करता है चार्ज ऑफिसर उसी हेडक्वार्टर से हो सकता है, और आर द प्लेस वेयर द इंक्वायरी इज हेल्ड, जिस प्लेस में इंक्वायरी हो रहा है उसी प्लेस से हो सकता है। तो दो चीज याद रखिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और यदि आप इस दोनों के अलावा सेम हेडक्वार्टर से नहीं है, कि जहां पर इंक्वायरी हो रहा है वो उस प्लेस से नहीं है, आप अदर प्लेस से अपॉइंटमेंट करना चाहते हो, तो वहां पर आपको इंक्वायरी अथॉरिटी का परमिशन लेना चाहिए। विथ परमिशन ऑफ द इंक्वायरी अथॉरिटी he may take assistance from a government servant posted at another station, reasons must be recorded in writing। another station से ले सकते हो, जो चार्ज ऑफिसर अनदर स्टेशन से डिफेंस असिस्टेंट ले सकता है, मगर वहां पर वो परमिशन लेगा इंक्वायरी अथॉरिटी का, और रीजन भी देगा क्यों वो हेडक्वार्टर से नहीं लिया, कि जहां जिस प्लेस में इंक्वायरी हो रहा है वो प्लेस से नहीं लिया। अच्छा, लीगल प्रैक्टिशनर यदि लॉयर होता है, द गवर्नमेंट सर्वेंट, याद रखिए, क्या मैं सपोज आज ए गवर्नमेंट सर्वेंट मेरे ऊपर चार्ज लगाए, क्या मैं जो डिफेंस असिस्टेंट लूंगा मुझे डिफेंड करने के लिए, क्या वो लॉयर हो सकता है? देखिए यहां पर द गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट एंगेज ए लॉयर, डायरेक्टली आप एक लॉयर को एंगेज नहीं कर सकते, यदि अनलेस यदि प्रेजेंटिंग ऑफिसर, जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है वो यदि लॉयर होता है तो आपका डिफेंस असिस्टेंट लॉयर होगा। क्लियर? डायरेक्टली आप डिफेंस असिस्टेंट लॉयर को नहीं ले सकते, आप वहां पर देखना है कि जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की तरफ से जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है, यदि वो लॉयर है आप लॉयर ले सकते हो, आपका डिफेंस असिस्टेंट लॉयर हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, यदि सर्कुमस्टांसेस के वजह से डिसिप्लिनरी अथॉरिटी परमिट्स, यदि डीए जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी परमिट करता है, तब सर्कुमस्टांसेस को देखकर, सिचुएशन को देखकर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी परमिट करता है, तब आप डिफेंस असिस्टेंट लॉयर हो सकता है, मगर नॉर्मली डिफेंस असिस्टेंट लॉयर नहीं होगा। यदि उस साइड में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ये कंडीशन है, कंपल्सरी कंडीशन, यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंटमेंट देता है और प्रेजेंटिंग ऑफिसर वो लॉयर है, तो आपका डिफेंस असिस्टेंट लॉयर होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर वो लॉयर नहीं है, मगर आप एक डिफेंस असिस्टेंट लॉयर को अपॉइंटमेंट देना चाहते हो, तो वहां पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी परमिशन देगा, सर्कुमस्टांस को देखकर, वो सर्कुमस्टांस को रीड करेगा और देखकर वो परमिशन दे सकता है। ओके, डिफेंस असिस्टेंट को लॉयर, मगर जनरली डिफेंस असिस्टेंट लॉयर नहीं होगा, ठीक है। यहां पर एक नोट दिया है, देखिए कि द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट टेक द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज थ्री पेंडिंग डिसिप्लिनरी केसेस ऑन हैंड साइमल्टेनियसली। एक डिफेंस असिस्टेंट वो सर्विंग हो सकता है, रिटायर्ड हो सकता है, मगर उसके हाथ में साइमल्टेनियसली 3 से ज्यादा, इट मींस जो डिफेंस असिस्टेंट
के आकार में वो काम नहीं कर सकता। साइमल्टेनियसली वो 3 पेंडिंग डिसिप्लिनरी केसेस में वो डिफेंस असिस्टेंट काम कर सकता है, मगर उससे ज्यादा नहीं। तो आप जिस चार्ज ऑफिसर जब एक डिफेंस असिस्टेंट को अपॉइंटमेंट देगा, उसको पूछना चाहिए कि आपके पास अभी कितना डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग है। यदि वो अभी 3 डिसिप्लिनरी केसेस में ऑलरेडी वो डिफेंस असिस्टेंट है, तो आपका केस 4th हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। तो साइमल्टेनियसली एक सर्विंग एम्प्लॉय है कि रिटायर्ड है, वो डिफेंस असिस्टेंट काम कर सकता है साइमल्टेनियसली 3 केसेस में कर सकता है, नॉट मोर देन दैट। इसको भी याद रखना है। और यहां पर जो है 14 सबसेक्शन 8 उसका जो बीट बी है, असिस्टेंस बाय रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। यहां पर कॉमन चीज बताया, क्या डिफेंस असिस्टेंट रिटायर्ड एम्प्लॉय हो सकता है? रिटायर्ड एम्प्लॉय हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सर्विंग एम्प्लॉय ले सकते हो, रिटायर्ड एम्प्लॉय भी ले सकते हो। तो यहां पर क्लियर है कि डिफेंस असिस्टेंट में भी सर्विंग एम्प्लॉय और में भी रिटायर्ड एम्प्लॉय। ठीक है। और ये पावर दिया है ऑनरेबल प्रेसिडेंट दिया है थ्रू द जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स, कि रिटायर्ड एम्प्लॉय को डिफेंस असिस्टेंट के आकार में हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, 14 सबसेक्शन 9 को चलेंगे। 14 सबसेक्शन 9 में, इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट has not admitted the charges in the written statement or has not submitted any written defense at all, what must the inquiry authority do? अच्छा, आपको 49 में क्या है, इंक्वायरी अथॉरिटी आपको बुलाया, ओके, प्रिलिमिनरी हियरिंग के लिए। आप वहां पर जाके मना कर दिया कि जो भी आप जो स्टेटमेंट हैज नॉट एडमिटेड द चार्जेस इन द रिटन स्टेटमेंट, आप जो भी चार्ज आपके ऊपर सपोज चार्ज ऑफिसर के ऊपर लगा है, वो उसको एडमिट नहीं किया, कि हैज नॉट सबमिटेड एनी रिटन डिफेंस। दो चीज, जो रिटन स्टेटमेंट दिया था वो उसमें जो भी चार्जेस उसके ऊपर लगा था वो सब डिनाई किया था, और हैज नॉट सबमिटेड एनी रिटन डिफेंस, नहीं तो वो रिटन डिफेंस माने कोई भी इट मींस उसको डिफेंड करने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। ये दो केस में इंक्वायरी अथॉरिटी यहां पर क्या करेगा? ठीक है। तो ऑलरेडी आप जो जब आपको चार्जशीट मिले, यहां पर थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं, जब चार्ज ऑफिसर को चार्जशीट मिला था, उसको डिफेंस स्टेटमेंट देना था। जो डिफेंस स्टेटमेंट दिया था उसमें क्लियरली मना किया था कि ये जो आर्टिकल ऑफ चार्जेस लगा है, कि ये जो इंप्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट है, मैं उसको डिनाई करता हूं डायरेक्टली। सेकंड क्या है, आप कोई डिफेंस स्टेटमेंट नहीं दिए थे। ठीक है। तो उस केस में क्या करेगा इंक्वायरी अथॉरिटी, ये 49 में, तो व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट अपीयर्स, तो आपको तो इंक्वायरी अथॉरिटी बुलाएगा। मैं अब बोला था कि जब आपको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सभी चार्ज डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर कर देगा इंक्वायरी अथॉरिटी को, वो क्या करेगा ना, 10 डेज के अंदर जब वो रिसीव करेगा, उसका 10 डेज के अंदर वो इशू नोटिस करेगा कि आप इसी डेट में और इस टाइम में अपीयर होने के लिए चार्ज ऑफिसर को, और वो भी 10 डेज एक्सटेंड हो सकता है। तो अभी गवर्नमेंट सर्वेंट अपीयर्स बिफोर द इंक्वायरी अथॉरिटी। ठीक है। अपीयर होने के बाद द आईए मस्ट आस्क क्लियरली। ठीक है। इंक्वायरी अथॉरिटी पूछेगा कि जो आपके ऊपर चार्जेस लगा है, जो आरोप लगा है, क्या उसको आप एडमिट करते हो? ओके। यदि आप एडमिट नहीं करते हो, तब आपको वांट टू मेक ए डिफेंस, तब आपको डिफेंड करो। तो जो इंक्वायरी अथॉरिटी वहां पर, तो आप जब डिफेंस स्टेटमेंट दिया था डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, वो तो सब डिनाई किए थे, बाकी आप नहीं दिया था डिफेंस स्टेटमेंट। मगर अभी जब इंक्वायरी अथॉरिटी का बात आया, इंक्वायरी अथॉरिटी आपको बुलाएगा और पूछेगा कि आप एडमिट कर रहे हो कि नहीं, ये सब आर्टिकल ऑफ चार्जेस आपके ऊपर लगा है, और यदि आप एडमिट नहीं कर रहे हो तो आपको डिफेंड करने के लिए आप रेडी हो जाओ, वांट्स टू मेक ए डिफेंस। ठीक है। तो इस केस में इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, यदि द गवर्नमेंट सर्वेंट स्वीकार कर लेता है, प्लीड्स गिल्टी, यदि गवर्नमेंट सर्वेंट स्वीकार करता है कि हाँ ये जो आर्टिकल ऑफ चार्जेस लगा है मैं उसको स्वीकार करता हूं, तो वो आइए इंक्वायरी अथॉरिटी उसको रिकॉर्ड करेगा और साइन द रिकॉर्ड, और वो साइन ले जाएगा, वो स्टेटमेंट का गवर्नमेंट सर्वेंट का साइन, जो चार्ज ऑफिसर का साइन ले जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने चार्जशीट दिया, आप चार्जशीट का अप्लाई आप कर दिए, डिफेंस स्टेटमेंट दे दिए,
और आप डिनाई कर दिया सपोज, अभी जब इंक्वायरी अथॉरिटी के पास आप जाओगे, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी अथॉरिटी को अपॉइंटमेंट देगा और जितना भी चार्ज डॉक्यूमेंट उसको हैंड ओवर कर देगा, और इंक्वायरी अथॉरिटी आपको बुलाएगा आज ए पर्सन टू अपीयर। जब आप अपीयर करोगे वो पूछेगा कि जो आर्टिकल ऑफ चार्जेस लगाए आप एडमिट कर रहे हो कि नहीं, आप मना किया मैं एडमिट नहीं किया, तब इंक्वायरी अथॉरिटी बोलेगा रेडी हो जाओ आपको डिफेंड करने के लिए। नेक्स्ट केस में यदि आप एडमिट कर लिया तो वो क्या करेगा, वो फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करेगा और खुद साइन करेगा रिकॉर्ड में और आपका साइन ले जाएगा। ठीक है। 14 सबसेक्शन 10 का बात आ जाएगा। 14 सबसेक्शन 10 में if the government servant admits pleads guilty to any of the charges, जो भी चार्जेस लगा है इसमें एक ऑप्शन दे दिया, यदि आप स्वीकार करते हो कि ये जो बहुत कुछ चार्जेस लगा है, जैसे आपके ऊपर 5 चार्ज है, आप 2 चार्ज को एक्सेप्ट करते हो, 3 चार्ज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो वही चीज है। द इंक्वायरी अथॉरिटी डज नॉट नीड टू कंडक्ट फर्दर इंक्वायरी ऑन दो चार्जेस। जो चार्जेस आप एडमिट कर लिया कि हाँ ये जो 5 चार्ज मेरे ऊपर लगा है, 3 चार्ज मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, स्वीकार करता हूं कि ये जो चार्ज लगा है सही है, मगर 2 चार्ज आप मना कर दिया, ये जो चार्ज लगा है ये गलत है। तो जो चार्ज आप एडमिट कर लिया कि ये जो चार्ज मेरे ऊपर लगा है मैं उसको स्वीकार करता हूं, तो उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होगा। बाकी जिसको एडमिट नहीं किया उसी के ऊपर इंक्वायरी होगा। द आईए विल रिकॉर्ड ए फाइंडिंग ऑफ गिल्ट फॉर दोज स्पेसिफिक आर्टिकल्स ऑफ चार्ज। तो इसमें बहुत सिंपल है 1410 में। जो भी सपोज मैं एक एग्जांपल दे दिया, इमेजिनरी एग्जांपल, 5 चार्जेस लगा है, आप 3 चार्ज एक्सेप्ट किया कि ये जो चार्ज ठीक है मैं स्वीकार करता हूं, मगर 2 चार्ज को एडमिट नहीं किया। जो 3 चार्ज को एडमिट किया तो उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होगा, फर्दर इंक्वायरी नहीं होगा, वो फाइंडिंग को रिकॉर्डेड किया जाएगा और चार्ज ऑफिसर का साइन ले लिया जाएगा, उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होगा। जो दो, मेरा एग्जांपल में, इमेजिनरी एग्जांपल में जो 2 चार्ज को आप एडमिट नहीं किया उसके ऊपर फॉर्मल इंक्वायरी होगा, वही 14 सबसेक्शन 10 बोल रहा है। ठीक है। 14 सबसेक्शन 11, if the government servant fails to appear within the specified time or refuses to plead, does not say whether he is guilty or not, then the inquiry will still proceed। अच्छा, इसमें क्या दे दिया, जो 14 सबसेक्शन 11 में सपोज आपको जो इंक्वायरी अथॉरिटी ने जो डेट टाइम दिया था अपीयर होने के लिए, आप अपीयर नहीं हुए और आप अपीयर हो गए, मगर आप जो आरोप लगा है उसको एडमिट नहीं किया कि जो भी आरोप मेरे ऊपर लगा है मैं उसको एडमिट नहीं करता हूं, तो इंक्वायरी तो कंटिन्यू चलेगा। तो उस केस में क्या होगा, व्हाट विल द इंक्वायरी अथॉरिटी डू। इसी ऑप्शन में एक है आप अपीयर नहीं किया, आप नहीं गए, जिस डेट टाइम दिया था इंक्वायरी अथॉरिटी आप अटेंड नहीं किए, और एक है आप अपीयर किया, इंक्वायरी अपीयर अटेंड किया, मगर उसमें सब डिनाई कर दिया, रिफ्यूज किया कि जो आरोप लगा है ये सब गलत है। तो उस केस में इंक्वायरी अथॉरिटी क्या करेगा, उस केस में इंक्वायरी अथॉरिटी प्रेजेंटिंग ऑफिसर, जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर वो किसके तरफ से, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की तरफ से, क्योंकि वो जो भी एविडेंस है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स जो विटनेसेस है उसको वो प्रेजेंट करेगा इंक्वायरी टाइम में। तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर को बोलेगा कि आपके पास जो एविडेंस है उसको रेडी हो जाओ, उसको इट मींस प्रूव करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए आप रेडी हो जाओ। तो उस समय इंक्वायरी अथॉरिटी आस्क द प्रेजेंटिंग ऑफिसर टू प्रोड्यूस एविडेंस टू प्रूव द चार्जेस। चार्जेस को प्रूव करने के लिए आपके पास जो भी एविडेंस है आप उसको प्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो जाओ। और इस केस में वो स्थगित कर देगा, adjourn the case to a later date not more than 30 days। इस केस में क्या करेगा, वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर को सिंपली बोल देगा कि आपके ऊपर जो एविडेंस है उसको प्रोड्यूस करो प्रूव करने के लिए, एलिगेशन को प्रूव करने के लिए, और वो adjourn कर देगा इंक्वायरी को। मगर adjournment जो होगा नॉट मोर देन 30 डेज, 30 डेज adjournment जो स्थगित रहेगा अभी इंक्वायरी, वो 30 डेज से ज्यादा नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। फिर एक रिटन ऑर्डर इशू करेगा, पास ए रिटन ऑर्डर अलोइंग द गवर्नमेंट सर्वेंट, कि वो एक रिटन ऑर्डर इशू कर देगा गवर्नमेंट सर्वेंट को कि आप खुद को डिफेंड करने के लिए आप रेडी हो जाओ। ठीक है, एक रिटन ऑर्डर इशू कर, यहां पर प्रेजेंटिंग ऑफिसर को बोल देगा कि आप रेडी हो जाओ, जो भी एविडेंस है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, एलिगेशन को प्रूव करने के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उसको प्रोड्यूस करोगे आप। और वो यहां पर जो इंक्वायरी चल रहा था उसको स्थगित कर देगा, adjourn कर देगा, मगर नॉट मोर देन 30 डेज। और यहां पर एक रिटन ऑर्डर इशू कर देगा चार्ज ऑफिसर को कि आपको खुद को डिफेंड करने के लिए, ठीक है, तो आप आपका डिफेंस को प्रिपेयर करो। ठीक है, एक रिटन ऑर्डर दे देगा। ठीक है,
और नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट राइट्स आर गिवन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द एडजर्नमेंट पीरियड, जो स्थगित हो गया इंक्वायरी, उसमें क्या है, जब ऑर्डर इश्यू करेगा चार्ज ऑफिसर को कि आप प्रिपेयर करो, आपको डिफेंड करने के लिए आप प्रिपेयर करो, उस समय जब ऑर्डर इश्यू करेगा, इसमें मैं लिख दिया यहां पर, जब ऑर्डर इश्यू करेगा उसमें उसका 5 डेज के अंदर आपको बोलेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड है आपका चार्जशीट में, जो डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड है आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो। ये 1411 आई है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यहां पर प्रेजेंटिंग ऑफिसर को बोल देगा कि आप जो भी एविडेंस है उसको प्रोड्यूस करने के लिए आप रेडी हो जाओ। यहां पर स्थगित कर दिया इंक्वायरी को, नॉट मोर देन 30 डेज, और यहां पर एक ऑर्डर इश्यू करेगा चार्ज ऑफिसर को, ठीक है, कि आपका डिफेंस स्टेटमेंट प्रिपेयर करो। और जब ऑर्डर इश्यू करेगा उसका 5 डेज के अंदर, जो भी चार्जशीट में जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी दिया है कि ये डॉक्यूमेंट्स में एविडेंस, ये डॉक्यूमेंट्स है जो आगे में उसको प्रपोज टू बी प्रूव्ड, कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर आपका एलिगेशंस को प्रूव किया जाएगा। तो यहां पर इंक्वायरी अथॉरिटी बोलेगा, जब ऑर्डर इश्यू करेगा उसका 5 डेज के अंदर आपको बोलेगा कि आप जो डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के तरफ से है एलिगेशन को प्रूव करने के लिए, उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो, और ये भी एक्सटेंड अनदर 5 डेज हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, 1411 II में फिर वहां पर इंक्वायरी अथॉरिटी क्लियरली मेंशन करेगा ऑर्डर में कि आपको डिफेंड करने के लिए जो भी विटनेस है आप उनका लिस्ट दे दो, लिस्ट ऑफ विटनेसेस, जो आपके पास जो विटनेस है, चार्ज ऑफिसर को बोलेगा कि आपके पास जो विटनेस है आप उनका लिस्ट दे दो, ठीक है। ये रूल पोजीशन देखिए 1411 I और 1411 II, क्लियर। If the government servant ask either orally or in writing for copies of the statements of prosecution witnesses listed under subsection 3, कि वो ये मांग रहा है कि मेरा जो चार्ज शीट में जो विटनेसेस का जो लिस्ट है मुझे चाहिए, वो किसको मांग रहा है, इंक्वायरी अथॉरिटी को। एक टाइम लिमिट है कि as soon as possible, as early as possible, इंक्वायरी अथॉरिटी प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ विटनेसेस, अदरवाइज यहां पर है एटलीस्ट 3 days बिफोर द विटनेसेस आर एग्जामाइंड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ओके, तो ये दो चीज हो सकता है। यदि वो इंक्वायरी अथॉरिटी को मांग रहा है कि मुझे मेरा जो चार्जशीट में था जो विटनेसेस का लिस्ट मुझे चाहिए, तो आज अर्ली आज पॉसिबल इंक्वायरी अथॉरिटी देगा, नहीं तो जब विटनेसेस का एग्जामाइन होगा जस्ट एटलीस्ट 3 days बिफोर उसको मिलेगा, ठीक है। ये चीज को आपको ध्यान देना है। 1411 III, आफ्टर द इंक्वायरी अथॉरिटी पासेस द ऑर्डर, जब ऑर्डर इशू करेगा इंक्वायरी अथॉरिटी कि ऑर्डर में क्या क्लियरली मेंशन होगा कि आपको डिफेंड करने के लिए आप खुद को प्रिपेयर करो, ठीक है। अभी जो फॉर्मल इंक्वायरी होगा आपको खुद को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि एक प्रिलिमिनरी हियरिंग किया इंक्वायरी अथॉरिटी, उसमें जो भी चार्जेस लगा है, आर्टिकल ऑफ चार्जेस, वो तो मना किया चार्ज ऑफिसर कि ये जो आरोप लगा है ये सब गलत है, कि वो अपीयर नहीं हुआ प्रिलिमिनरी हियरिंग में, तब वो क्या करेगा, प्रेजेंटिंग ऑफिसर को बोलेगा इंक्वायरी ऑफिसर कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है प्रूव करने के लिए आप उसको प्रोड्यूस करोगे। प्रेजेंटिंग ऑफिसर किसके तरफ से डॉक्यूमेंट देगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के तरफ से, और बाकी स्थगित कर देगा इंक्वायरी को, और नॉट मोर देन 30 days फिर एक ऑर्डर इशू करेगा चार्ज ऑफिसर को। जब ये जो ऑर्डर इशू करेगा कि इस डेट में फिर इंक्वायरी होगा और ये डेट टाइम, ठीक है, और आप खुद को डिफेंड करने के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ, और ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा कौन सा डेट कौन सा टाइम में, ठीक है। फिर इंक्वायरी होगा जहां पर विटनेसेस का एग्जामाइन होगा, डॉक्यूमेंट्स को एग्जामाइन किया जाएगा, ठीक है। तो जब इस तरीके का ऑर्डर इंक्वायरी अथॉरिटी देता है तो गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करेगा, ये भी कर सकता है, गिव ए रिटन नोटिस विद इन 10 days। जब उसको ऑर्डर मिलेगा चार्ज ऑफिसर को कि आपको खुद को डिफेंड करने के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ, ऐसा एक ऑर्डर मिलेगा, डेट टाइम दिया जाएगा कि इसी डेट टाइम में आपको प्रेजेंट रहना है, आपका डिफेंस असिस्टेंट को प्रेजेंट रहना है,
और वहां पर आपका जो विटनेसेस है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के तरफ से एलिगेशन को प्रूव करने के लिए उनको भी एग्जामाइन किया जाएगा। तो इस तरीके का जब नोटिस ऑर्डर देता है इंक्वायरी अथॉरिटी, तब जब ऑर्डर रिसीव करेगा चार्ज ऑफिसर, वो क्या करेगा, उसका 10 डेज के अंदर एक रिटिन नोटिस देगा इंक्वायरी अथॉरिटी को। ओके, और इट मे अलाउ एन एक्सटेंशन बट नो, ये भी अनदर 10 डेज एक्सटेंड हो सकता है। वो बोलेगा कि रिक्वेस्टिंग द डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ ए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, वो बोल रहा है कि मुझे कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो गवर्नमेंट कस्टडी में है, और जो डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली मुझे जब चार्जशीट मिला था वो जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो नहीं है। ठीक है, वो एक नोटिस देगा इंक्वायरी अथॉरिटी को। जब इंक्वायरी अथॉरिटी से वो ऑर्डर रिसीव करेगा फर्दर इंक्वायरी के लिए, तो उसका 10 डेज के अंदर, और वो भी 10 डेज अनदर 10 डेज एक्सटेंड हो सकता है, वो एक इशू नोटिस एक इशू करेगा इंक्वायरी अथॉरिटी को कि मुझे ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट चाहिए जो गवर्नमेंट का कस्टडी में है, एंड कि मुझे जब चार्जशीट मिला था जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स था ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मुझे वो डॉक्यूमेंट अभी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का कंडीशन में द गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट, गवर्नमेंट सर्वेंट वहां पर मेंशन करेगा कि रिलेवेंट एक्चुअली इस वजह से मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, एक है कि वो डॉक्यूमेंट मुझे जो चार्जशीट में जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स था ये डॉक्यूमेंट नहीं है। सेकंड चीज है ये गवर्नमेंट का कस्टडी में है और ये डॉक्यूमेंट चाहिए। वो एक रिलेवेंट फैक्ट देगा कि मुझे डिफेंड करने के लिए मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए। ओके, और ही कैंट मेक एनी वेग और अननेसेसरी रिक्वेस्ट। ओके, वो रिक्वेस्ट में ये करेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट मैं मांग रहा हूं ये डॉक्यूमेंट मुझे डिफेंड करने के लिए हेल्प करेगा, वो उसको क्लैरिफाई करेगा कि ही मस्ट इन्फॉर्म टू द इंक्वायरी अथॉरिटी कि आई रिक्वेस्ट दिस डॉक्यूमेंट बिकॉज ड्यू टू दिस डॉक्यूमेंट एक्चुअली आई कैन डिफेंड माई सेल्फ। ठीक है, 14 subsection 12, when the government servant requests a document, if the charged officer gives a notice asking for discovery or production of government documents, तो ये 14 subsection 12 कि वो एक नोटिस जब इंक्वायरी अथॉरिटी से ऑर्डर मिलेगा कि फर्दर इंक्वायरी के लिए जब एक ऑर्डर मिलेगा तो इमीडिएटली उसका 10 डेज के अंदर वो एक नोटिस भेजेगा इंक्वायरी अथॉरिटी को कि मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए। अभी मैं उसके ऊपर बताया। ठीक है, फिर इंक्वायरी अथॉरिटी क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा अथॉरिटी के पास, जिस अथॉरिटी के पास ये डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट एक्चुअली चार्ज ऑफिसर को चाहिए। तो इंक्वायरी अथॉरिटी इमीडिएटली इट मींस फॉरवर्ड टू द अथॉरिटी हु हैज कस्टडी ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स, एंड वो पूछेगा आस्क कि आपको ये डॉक्यूमेंट देना है। ठीक है, क्लियर। तो इस केस में क्या होगा, एक टाइमलाइन है, तो पावर टू रिफ्यूज, वहां पर इंक्वायरी अथॉरिटी मना भी कर सकता है कि ये जो डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हो इरेलीवेंट है, जो भी आपके ऊपर एलिगेशन लगा है ये डॉक्यूमेंट उसके साथ कोई लिंक नहीं है, ये भी मना कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है। ठीक है, और अदरवाइज ड्यूटी टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स जो 14 सबसेक्शन 13 में क्लियरली मेंशन है कि व्हेन द इंक्वायरी अथॉरिटी सेंड्स ए रिक्वेशन फॉर डॉक्यूमेंट्स, तो वहां पर जिस अथॉरिटी के पास वो डॉक्यूमेंट है, द अथॉरिटी हु हैज कस्टडी ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स मस्ट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स, आइदर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा नहीं तो नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट देगा, ये 14 सबसेक्शन 13 बोल रहा है, और दिस मस्ट बी डन विद इन 1 month ऑफ रिसीविंग द रिक्वेजिशन। तो यहां पर याद रखिए कि जब गवर्नमेंट सर्वेंट नोटिस देगा इंक्वायरी अथॉरिटी को कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, और रीजन भी देगा कि ये डॉक्यूमेंट एक्चुअली मुझे डिफेंड करने के लिए, जो भी एलिगेशंस मेरे ऊपर लगाए मुझे डिफेंड करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, तो फिर इंक्वायरी अथॉरिटी जो 14-12 में था, 14 सबसेक्शन 12 में, उसको फॉरवर्ड कर देगा कि जिस अथॉरिटी के पास एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट का कस्टडी है, और उसमें 14-12 में भी क्लियरली मेंशन है कि इंक्वायरी अथॉरिटी रिफ्यूज भी कर सकता है कि ये डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि रिलेवेंट है, ये जो एलिगेशन के साथ उसका कोई लिंक नहीं है, ये भी कर सकता है। नहीं तो जब इंक्वायरी अथॉरिटी फॉरवर्ड कर देगा अथॉरिटी को, जिस अथॉरिटी के पास एक्चुअली डॉक्यूमेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट देगा, नहीं तो एक नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट देगा। वो बोलेगा हाँ डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट दे देगा, डॉक्यूमेंट नहीं है एक नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट देगा, इशू ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। और ये कब होगा ना, विद इन 1 month ऑफ द रिसीविंग द रिक्वेशन। रिक्वेशन किससे मिलेगा, इंक्वायरी अथॉरिटी से, कि एक्चुअली ये डिमांड किया है चार्ज ऑफिसर, तो आपको ये डॉक्यूमेंट आपका कस्टडी में है, आप दीजिए। तो
यदि उसके पास डॉक्यूमेंट है वो देगा, नहीं तो नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट देगा, मगर विद इन 1 month ऑफ रिसीविंग द रिक्विजिशन। ठीक है। नेक्स्ट वन एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मैटर में ये जो डॉक्यूमेंट अभी मांग रहा है जो चार्ज ऑफिसर, सपोज पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म कर सकता है, कि अफेक्ट सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, कि इट मस्ट रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग, इट विल देन इन्फॉर्म द इंक्वायरी अथॉरिटी। कि ये चीज में क्या है, जिस अथॉरिटी का कस्टडी में डॉक्यूमेंट है वो देखेगा कि ये डॉक्यूमेंट यदि डिस्क्लोज होगा वो पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म करेगा, कि जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है उसको अफेक्ट करेगा, तो वो रीजन देकर छोड़ देगा कि ये डॉक्यूमेंट नहीं दिया जा सकता इसी कारण की वजह से। ठीक है, वो इंक्वायरी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा जिस अथॉरिटी के पास एक्चुअली डॉक्यूमेंट का कस्टडी है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ सच रिफ्यूजल, द इंक्वायरी अथॉरिटी मस्ट इन्फॉर्म द गवर्नमेंट सर्वेंट अबाउट दिस रिफ्यूजल। यदि वहां पर जिस अथॉरिटी के पास एक्चुअली डॉक्यूमेंट का कस्टडी है, यदि वो मना करता है कि एक्चुअली पब्लिक इंटरेस्ट और जो एक्चुअली फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ये डॉक्यूमेंट को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, तो कि सपोज नॉर्मली इंक्वायरी अथॉरिटी मना कर देगा कि ये डॉक्यूमेंट आप जो डिमांड किया है आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दे चुका है, नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, कि डॉक्यूमेंट अवेलेबल है मगर आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि एक्चुअली डॉक्यूमेंट का इस इरेलीवेंट है आप जो डॉक्यूमेंट डिमांड किया है, क्योंकि ये जो केस के साथ इसका लिंक कुछ नहीं है। ठीक है, तो इंक्वायरी अथॉरिटी के पास वो पावर है, विथ द रिक्वेशन ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स वो मना कर सकता है। इंक्वायरी अथॉरिटी डायरेक्टली मना करेगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिया जा सकता क्योंकि इरेलीवेंट है, कि ये डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिया जा सकता क्योंकि वहां पर अवेलेबल नहीं है, कि ये डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिया जा सकता क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म करेगा, कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को अफेक्ट करेगा। ठीक है। 14 में अभी एविडेंस प्रोड्यूस होगा ऑन द शेड्यूल इंक्वायरी डेट, जो इंक्वायरी डेट में द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और अच्छा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के तरफ से अभी जो एविडेंस है वो एविडेंस प्रोड्यूस किया जाएगा। कौन करेगा? प्रेजेंटिंग ऑफिसर करेगा। ओरल एविडेंस जो विटनेसेस है और डॉक्यूमेंटरी एविडेंस, दोनों एविडेंस को वो भी प्रोड्यूस करेगा। जो विटनेसेस है उनको बुलाएगा फेस टू फेस, ओके, और डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है इसको प्रेजेंटिंग ऑफिसर एक्चुअली एग्जामाइन करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के तरफ से। अभी इंक्वायरी ऑफिसर रहेगा, इस साइड में प्रेजेंटिंग ऑफिसर, इस साइड में चार्ज ऑफिसर और उसके साथ डिफेंस असिस्टेंट। और अभी प्रेजेंटिंग ऑफिसर बोलेगा कि ये विटनेसेस है, ओके, एलिगेशन को प्रूव करने के लिए, और ये डॉक्यूमेंट्स है एलिगेशन को प्रूव करने के लिए। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस में 3 प्रकार का एग्जामिनेशन है। एक एग्जामिनेशन इन चीफ में क्या है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का विटनेसेस है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर वो बोलेगा कि विटनेसेस को पूछेगा कि आप बताइए कि ये जो एलिगेशन लगाए आप तो विटनेसेस हो। तो एग्जामिनेशन इन चीफ में क्या है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का जो विटनेसेस है एलिगेशन को प्रूव करने के लिए प्रेजेंटिंग ऑफिसर उनको पूछेगा, उनको एग्जामाइन करेगा विटनेसेस को। जो विटनेसेस बेसिकली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रेजेंट किया है एलिगेशन को प्रूव करने के लिए, वही एग्जामिनेशन इन चीफ। समझ में आ गया? नेक्स्ट वन क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा? विटनेसेस। वो विटनेसेस किसका है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का, जिनको प्रेजेंट किया है प्रेजेंटिंग ऑफिसर, एग्जामाइन किया। अभी क्रॉस एग्जामाइन करेगा चार्ज ऑफिसर और उसका डिफेंस असिस्टेंट, वो क्रॉस एग्जामाइन करेंगे। ठीक है कि नहीं? इज डन बाय द अपोजिट पार्टी। ठीक है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन है। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद सपोज क्रॉस एग्जामिनेशन में सपोज इट मींस सम मैटर्स ब्रॉट आउट, फिर उसको पुनः जांच करेगा, री एग्जामिनेशन करेगा। कौन? प्रेजेंटिंग ऑफिसर। ठीक है, इंक्वायरी अथॉरिटी के सामने। तो 3 टाइप का एग्जामिनेशन है। एक है चीफ एग्जामिनेशन, यहां पर देख लीजिए और एक बार दिखाता हूं। एक है चीफ एग्जामिनेशन। चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ क्या है ना, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का जो विटनेसेस है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी लिस्ट ऑफ विटनेसेस दिया है ना चार्जशीट में कि ये विटनेसेस है एलिगेशन को प्रूव करने के लिए, तो उसको प्रेजेंट कौन करेगा? प्रेजेंटिंग ऑफिसर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की तरफ से। तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर उनको एग्जामाइन करेगा विटनेसेस को, वो एग्जामिनेशन इन चीफ है। और उसको क्रॉस एग्जामाइन करेगा, वही विटनेसेस को क्रॉस एग्जामाइन करेगा
चार्ज ऑफिसर एंड उसका डिफेंस असिस्टेंट। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद फिर पुनः जांच री एग्जामिनेशन कौन करेगा? प्रेजेंटिंग ऑफिसर। मगर ये जो इसमें जो भी विटनेसेस है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का है एलिगेशन को प्रूव करने के लिए। ठीक है, ओनली क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होगा ना, उन्हीं विटनेसेस को क्रॉस एग्जामाइन करेगा चार्ज ऑफिसर एंड उसका डिफेंस असिस्टेंट। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वन, रोल ऑफ द इंक्वायरी अथॉरिटी। अच्छा, रोल क्या है? इंक्वायरी अथॉरिटी ये सब सुन रहा है, तो इंक्वायरी अथॉरिटी का भी राइट है, वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है विटनेसेस को। पूरा जो फैक्ट है उसको पूरा समझने के लिए वो भी विटनेस को क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जो विटनेसेस जो प्रेजेंट हुआ वो विटनेसेस किसका है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का। जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर उनको एग्जामाइन करेगा और अपोजिट पार्टी जो है चार्ज ऑफिसर और डिफेंस असिस्टेंट वो उसको क्रॉस एग्जामाइन करेंगे और फिर प्रेजेंटिंग ऑफिसर उनको री एग्जामाइन करेगा, पुनः इट मींस एग्जामाइन करेगा। ठीक है, और उसके बाद इंक्वायरी अथॉरिटी भी वो विटनेस को क्वेश्चन पूछ सकता है जो फैक्ट का पूरा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। ठीक है, सबसेक्शन 15 14 सबसेक्शन 15 में इसमें क्या है ना, बिफोर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज केस क्लोजेस द इंक्वायरी अथॉरिटी में। अच्छा, अभी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का केस क्लोज होगा क्योंकि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के तरफ से जो भी विटनेस थे और जो भी डॉक्यूमेंट्स था ऑलरेडी प्रेजेंटिंग ऑफिसर प्रोड्यूस कर चुका है और वो विटनेसेस का एग्जामाइन हो चुका है इन फ्रंट ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर। जो 14 सबसेक्शन 15 में ये बोल रहा है, अभी इंक्वायरी अथॉरिटी अलाउ करेगा प्रेजेंटिंग ऑफिसर को कि आपके पास कोई न्यू एविडेंस है जो ओरिजिनल लिस्ट में नहीं था, आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, न्यू एविडेंस को प्रोड्यूस कर सकते हो। कि इंक्वायरी अथॉरिटी के पास खुद के पास कुछ न्यू एविडेंस है और नहीं तो वो रिकॉल एंड री एग्जामाइन एनी विटनेस। जो विटनेस को एग्जामाइन किया गया था, जो विटनेस एक्चुअली थे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के तरफ से, उनको फिर रिकॉल करेगा और फिर री एग्जामाइन कर सकता है। तो ये तीन चीज है यहां पर। अभी 14-15 में ये बोल रहा है कि जब जो एग्जामिनेशन होने के बाद जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का केस क्लोज होगा, क्योंकि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का जो भी विटनेसेस थे और जो भी डॉक्यूमेंट्स था वो तो प्रोड्यूस हो चुका है, फिर इंक्वायरी अथॉरिटी के पास पावर है, वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर के बोलेगा कि आपके पास कोई न्यू एविडेंस है जो ओरिजिनल लिस्ट में नहीं था, उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो। कि इंक्वायरी अथॉरिटी के पास खुद के पास कुछ न्यू एविडेंस है, वो भी प्रोड्यूस कर सकता है। कि वो क्या करेगा, कोई विटनेस को फिर रिकॉल री एग्जामाइन करेगा, फिर खुद कॉल अगेन रिकॉल करेगा, उनको खुद अगेन री एग्जामाइन करेगा, कर सकता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट इसमें क्या है कि जब न्यू एविडेंस प्रोड्यूस करेगा प्रेजेंटिंग ऑफिसर एलिगेशन को प्रूव करने के लिए, फिर यहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोटेक्शन क्या है? गवर्नमेंट सर्वेंट बोलेगा मुझे वो एविडेंस चाहिए, क्या एविडेंस है उसका लिस्ट चाहिए। तो इसके लिए फिर इंक्वायरी को स्थगित कर दिया जाएगा 3 क्लियर डेज। 3 क्लियर डेज मींस जिस डेट में एडजर्न होगा उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओके, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ एडजर्नमेंट एंड द नेक्स्ट हियरिंग डेट। ये दोनों को क्लियर, 3 क्लियर डेज मींस जिस डेट में एडजर्न हुआ उसको काउंट नहीं किया जाएगा और जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है उसको भी काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यदि प्रेजेंटिंग ऑफिसर कोई न्यू एविडेंस प्रोड्यूस करता है कि खुद इंक्वायरी ऑफिसर इट मींस कुछ न्यू एविडेंस उसके पास कुछ है, द इंक्वायरी अथॉरिटी इटसेल्फ आल्सो इट मींस कॉल न्यू एविडेंस, कि वो रिकॉल करेगा, जो विटनेस है उनको रिकॉल और री एग्जामाइन करेगा। यदि कुछ न्यू एविडेंस प्रोड्यूस होता है तब गवर्नमेंट सर्वेंट के पास भी राइट है, बोला वो जो न्यू एविडेंस अभी इंट्रोड्यूस हुआ है उसका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए। इसके लिए इंक्वायरी अथॉरिटी क्या करेगा, स्थगित करेगा इंक्वायरी को 3 क्लियर डेज। ओके, तो ही मस्ट बी अलाउड टू इंस्पेक्ट न्यू डॉक्यूमेंट्स बिफोर दे आर टेकन ऑन रिकॉर्ड। तो मस्ट वो इंस्पेक्ट करेगा चार्ज ऑफिसर जो न्यू डॉक्यूमेंट्स को, फिर वो रिकॉर्ड होगा, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, विदाउट इंस्पेक्शन ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट्स बाय द चार्ज ऑफिसर इट कैनॉट बी रिकॉर्डेड बाय द इंक्वायरी अथॉरिटी। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट के पास भी, जो चार्ज ऑफिसर के पास भी पावर है, वो भी न्यू एविडेंस प्रोड्यूस कर सकता है इफ द इंक्वायरी अथॉरिटी बिलीव्स दैट इट इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो दोनों साइड से प्रेजेंटिंग ऑफिसर न्यू एविडेंस इंट्रोड्यूस कर सकता है कि खुद इंक्वायरी ऑफिसर कुछ न्यू एविडेंस कॉल कर सकता है,
तो इस केस में 3 क्लियर डेज एक्चुअली एडजर्न किया जाएगा, क्योंकि जो भी न्यू एविडेंस प्रोड्यूस होगा तो उसका लिस्ट चाहिए चार्ज ऑफिसर को, तो इसके लिए 3 क्लियर डेज के लिए एडजर्न कर दिया जाएगा। जिस डेट में एडजर्न होगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा, अगेन जो नेक्स्ट डेट में हियरिंग होगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा। फिर वो चार्ज ऑफिसर जो न्यू डॉक्यूमेंट उसको इंस्पेक्ट करने के बाद ही इट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय द इंक्वायरी अथॉरिटी। और यदि गवर्नमेंट सर्वेंट के पास कुछ न्यू एविडेंस है वो भी प्रोड्यूस कर सकता है, ओके उसको खुद को डिफेंड करने के लिए, और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वो भी इंक्वायरी अथॉरिटी अलाउ भी कर सकता है। ठीक है, अच्छा यहां पर एक मजा बात है कि ये जो न्यू एविडेंस कैन नॉट, अच्छा किस कंडीशन में न्यू एविडेंस इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, कि सपोज जो जस्ट टू फिल अप द गैप्स और वीकनेसेस इन द केस, सपोज जो केस में एक्चुअली दम नहीं है, जो एलिगेशंस लगा है उसको प्रूव करने के लिए जो एविडेंस है बहुत वीक है, तो थोड़ा उसको स्ट्रेंथन करने के लिए न्यू एविडेंस एक्चुअली इंट्रोड्यूस करना चाहता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर। ये नहीं होगा। अभी जो केस का जो पोजीशन है वो बहुत वीक है कि एलिगेशंस प्रूव हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसके लिए प्रेजेंटिंग ऑफिसर चाहता है कुछ न्यू एविडेंस ऐड करके और थोड़ा केस को और थोड़ा पावर दे देगा। ये नहीं हो सकता। ओनली क्या होगा, यदि किस केस में इंट्रोड्यूस हो सकता है न्यू एविडेंस, यदि कुछ डिफेक्ट है, ओरिजिनल एविडेंस में कुछ डिफेक्ट है, कुछ कमी है, ओके, तो उस केस में इट मींस न्यू एविडेंस इंट्रोड्यूस हो सकता है। सपोज ओरिजिनल एविडेंस में कुछ ऐसे डिफेक्ट है कि उसमें कुछ लैकुना है, उसमें कुछ कमी है, तो हो सकता है। मगर केस जो वीक है, एक्चुअली केस एलिगेशंस में बी प्रूव्ड और एलिगेशंस मे नॉट बी प्रूव्ड, और थोड़ा वीक है केस, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए प्रेजेंटिंग ऑफिसर चाहता है कि कुछ न्यू एविडेंस इंट्रोड्यूस कर दे। ये नहीं होगा। ठीक है, 14 सबसेक्शन 16 में इसमें है, आफ्टर प्रोसिक्यूशन केस क्लोजेस व्हेन द प्रेजेंटिंग ऑफिसर कंप्लीट्स एविडेंस एंड विटनेसेस द केस फॉर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्लोज हो जाएगा। प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का विटनेसेस थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स था, वो सब प्रोड्यूस कर चुका है प्रेजेंटिंग ऑफिसर। अभी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के तरफ से केस क्लोज हो गया। अभी क्या है नेक्स्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी गवर्नमेंट सर्वेंट को बोला जाएगा कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, कि आपके पास जो विटनेस है आप दिखाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर वो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का जो विटनेसेस थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स था एलिगेशन को प्रूव करने के लिए, वो सब हो चुका है, एग्जामाइन हो चुका है। अभी इंक्वायरी अथॉरिटी पूछेगा चार्ज ऑफिसर को कि आपको डिफेंड करने के लिए आपके पास क्या विटनेस है, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, आप प्रोड्यूस करो। The government servant must then be asked to state his defense either orally or in written form. Clear? तो वो अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा अभी चार्ज ऑफिसर को कि आपको डिफेंड करने के लिए, आपको बचाव करने के लिए आप आइदर ओरली फेस टू फेस आप आपका स्टेटमेंट दे दो और अदरवाइज रिटन में दो। ठीक है, इफ डिफेंस इज ओरल, यदि ओरल होता है डिफेंस, तब वो इट मस्ट बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड। द गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट साइन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट टू कंफर्म करेक्टनेस। यदि ओरल होता है डिफेंस तो वो प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाएगा और उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट का साइन रहेगा और उसका कॉपी प्रेजेंटिंग ऑफिसर को दे दिया जाएगा। वेदर ओरल और रिटन, चाहे ओरल हो कि रिटन हो, वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर को दे दिया जाएगा जो डिफेंस स्टेटमेंट दिया चार्ज ऑफिसर। तो यहां पर याद रखिए जो 14 सबसेक्शन 16 बोल रहा है, यदि पूरा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के तरफ से जो विटनेस, जो डॉक्यूमेंट्स था, यदि वो एग्जामाइन हो चुका है, फिर उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा चार्ज ऑफिसर को। इंक्वायरी अथॉरिटी बोलेगा कि आपका डिफेंस स्टेटमेंट आप दे दो। यदि वो ओरली देना चाहता है वो रिकॉर्डेड होगा और चार्ज ऑफिसर उसको साइन करेगा, और यदि रिटन स्टेटमेंट वो दे सकता है उसको डिफेंड करने के लिए। चाहे जो भी ओरल स्टेटमेंट दिया उसका रिकॉर्ड हुआ कि रिटन स्टेटमेंट दिया, ओके, आइदर ओरल और रिटन, मगर एक का कॉपी प्रेजेंटिंग ऑफिसर को दिया जाएगा कि ये रिटन रिकॉर्ड है, कि ये ओरल रिकॉर्ड है, कि ये रिटन रिकॉर्ड है, जो चार्ज ऑफिसर उसको डिफेंड करने, बचाव करने के लिए दे दिया है स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट एक इंक्वायरी अथॉरिटी उसको हैंड ओवर कर देगा प्रेजेंटिंग ऑफिसर को कि आप उसको देख लीजिए। ठीक है, सबसेक्शन 17 में क्या है, 14 सबसेक्शन 17 में
defense evidence begins. After the government servant states his defense, he can produce evidence in support of his case. गवर्नमेंट सर्वेंट जब उसको डिफेंड करने के लिए स्टेटमेंट दे दिया तो अभी वो एविडेंस प्रोड्यूस करेगा, उसका तरफ से एविडेंस प्रोड्यूस करेगा. अच्छा, एविडेंस प्रोड्यूस करेगा. राइट टू एग्जामाइन हिमसेल्फ, वो खुद को एग्जामाइन कर सकता है. द गवर्नमेंट सर्वेंट वो खुद एक विटनेस के आकार में बोल सकता है. द गवर्नमेंट सर्वेंट हिमसेल्फ आज ए विटनेस, ओके, जस्ट गिव द स्टेटमेंट, खुद को विटनेस मान के वो स्टेटमेंट देगा. राइट टू एग्जामाइन हिमसेल्फ, मगर ये दिस इज ऑप्शनल नॉट कंपल्सरी. वो खुद को विटनेस के आकार में लेके स्टेटमेंट दे सकता है उसको डिफेंड करने के लिए. अदरवाइज नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ. अच्छा, उसका जो विटनेसेस है, जो चार्ज ऑफिसर का विटनेसेस है, द विटनेसेस प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, उसको वो खुद एग्जामाइन करेगा. जो चार्ज ऑफिसर और उसका डिफेंस असिस्टेंट एग्जामाइन करेंगे बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट और इज डिफेंस असिस्टेंट. जो डिफेंस विटनेसेस मींस क्या है? जो विटनेसेस एक्चुअली किसका है? चार्ज ऑफिसर का विटनेसेस है कि ये जो अलिगेशंस है, मेरा विटनेसेस है, उनका स्टेटमेंट देखिए कि ये जो अलिगेशंस मेरे ऊपर लगा है वो सब गलत है. तो उसको कौन एग्जामाइन करेगा? खुद गवर्नमेंट सर्वेंट और डिफेंस असिस्टेंट, वही है एग्जामिनेशन इन चीफ. अच्छा, उनको क्रॉस एग्जामाइन कौन करेगा? प्रेजेंटिंग ऑफिसर. पहले जो था मैं बताया था, प्रेजेंटिंग ऑफिसर के साइड में जो हुआ था. तो भाई अभी यदि चार्ज ऑफिसर का विटनेसेस का एग्जामाइन होगा, फर्स्ट वन एग्जामिनेशन इन चीफ में गवर्नमेंट सर्वेंट और उसका डिफेंस असिस्टेंट, उनका जो विटनेसेस है उनको पूछेंगे, वही है एग्जामिनेशन इन चीफ. अच्छा, उसको क्रॉस एग्जामाइन करेगा प्रेजेंटिंग ऑफिसर. फिर उनको री एग्जामाइन कौन करेगा? गवर्नमेंट सर्वेंट और हिज डिफेंस असिस्टेंट. और वही जो चार्ज ऑफिसर का जो विटनेसेस है उनको भी क्वेश्चन पूछ सकता है इंक्वायरी अथॉरिटी. तो दोनों का जांच, वहां पर प्रेजेंटिंग ऑफिसर प्रोड्यूस किया, यहां पर चार्ज ऑफिसर उसका विटनेसेस को प्रोड्यूस किया. ठीक है. नेक्स्ट वन, आफ्टर जो 14 सबसेक्शन 18, इसमें क्या है कि आफ्टर डिफेंस केस क्लोजेस व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट फिनिशेस प्रोड्यूसिंग, उसका एविडेंस वो दे दिया, उसके पास जो विटनेसेस थे, उसका जो डॉक्यूमेंट्स था वो इंक्वायरी अथॉरिटी के पास प्रोड्यूस कर चुका है और इंक्वायरी अथॉरिटी भी उसका विटनेसेस को एग्जामाइन कर चुका है. ओके, द इंक्वायरी अथॉरिटी मे क्वेश्चन हिम मैंडेटरी इफ ही हैज नॉट एग्जामाइंड हिमसेल्फ. अच्छा, यहां पर एक मजा बात है, यदि इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट डिड नॉट अपीयर एज ए विटनेस इज ओन डिफेंस, आई मस्ट जनरली क्वेश्चन हिम. सपोज कभी कभी क्या है, फास्ट में बोला था कि जो चार्ज ऑफिसर है, जिसके ऊपर चार्ज लगा है, वो खुद को विटनेसेस के आकार में लेके, खुद को गवाह लेके वो बोल सकता है कि ये सब एलिगेशंस मेरे ऊपर लगा है, ये सब गलत है. तो वो बोल सकता है आज ए विटनेस. यदि नहीं किया है, ये खुद को विटनेस के आकार में वो नहीं बोला है, अभी इंक्वायरी अथॉरिटी उसको पूछेगा कि आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा है, टू ड्रॉ हिज अटेंशन टू द सर्कमस्टेंसेस अपीयरिंग अगेंस्ट हिम इन द एविडेंस, कि ये जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की तरफ से जो एविडेंस है, आपके ऊपर एलिगेशन लगा है ये सर्कमस्टेंसेस में, आप उसके ऊपर बोलिए. टू गिव हिम ए चांस टू पर्सनली एक्सप्लेन दो सर्कमस्टेंसेस, वो खुद बोल सकता है चार्ज ऑफिसर. इंक्वायरी अथॉरिटी उसको पूछेगा. तो इसमें आइदर और, यदि चार्ज ऑफिसर खुद को विटनेस के आकार में लेके बोल चुका है ऑलरेडी तो प्रॉब्लम नहीं है. यदि नहीं बोला है तो अब यहां पर इंक्वायरी अथॉरिटी उसको पूछेगा कि आपके ऊपर एलिगेशन लगा है और ये सब सर्कमस्टेंसेस है, तो आपका पर्सनल ओपिनियन उसके ऊपर दीजिए कि इस सर्कमस्टेंसेस में ये जो एलिगेशन आपका अगेंस्ट में लगा है, क्या है आपका ओपिनियन, आप बताइए. ठीक है, 14 सबसेक्शन 18 में. ठीक है. नेक्स्ट 14 सबसेक्शन 19 में, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एविडेंस, वंस बोथ साइड्स हैव फिनिश्ड प्रोड्यूसिंग देयर एविडेंस, द इंक्वायरी रीचेस द फाइनल स्टेज. ठीक है, अभी दोनों साइड का जो एविडेंस था ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है एंड एग्जामाइन हो चुका है. फाइनल आर्गुमेंट्स, द इंक्वायरी अथॉरिटी में हियर ओरल आर्गुमेंट्स फ्रॉम द प्रेजेंटिंग ऑफिसर एंड द गवर्नमेंट सर्वेंट, और उनको रिटन ब्रीफ में बोलेंगे. तो जब दोनों साइड से एविडेंस प्रोड्यूस हो गया, फिर फाइनल आर्गुमेंट में इंक्वायरी अथॉरिटी बोलेगा कि आप ओरल आर्गुमेंट कीजिए, ओरली आप बताइए. प्रेजेंटिंग ऑफिसर को बोलेगा कि आपका ओपिनियन क्या है बताइए, गवर्नमेंट सर्वेंट जो चार्ज ऑफिसर को बोलेगा आपका ओपिनियन क्या है बताइए, और आप रिटन ब्रीफ दे दीजिए, सबमिट रिटन ब्रीफ.
आपका क्या क्या राय है, क्योंकि दोनों का तो एविडेंस प्रोड्यूस हो चुका है और दोनों का विटनेसेस को एग्जामाइन किया जा चुका है। ठीक है, तो आप अभी आपका ओपिनियन आप दे दीजिए, चाहे ओरल आर्गुमेंट दे दीजिए और एक रिटन ब्रीफ दे दीजिए। हियर ओरल आर्गुमेंट्स, अलाउ देम टू सबमिट रिटन ब्रीफ्स, रिटन आर्गुमेंट्स। ठीक है, 14 सबसेक्शन 20, इफ ए गवर्नमेंट, इसमें क्या है, एक एक्स पार्टी प्रोसीडिंग है। इसमें क्या है, इंक्वायरी अथॉरिटी चार्ज ऑफिसर को बुलाया हियरिंग के लिए, वो नहीं आया। डज नॉट सबमिट द रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, वो खुद को डिफेंड करने के लिए, चार्ज ऑफिसर खुद को बचाव करने के लिए कोई डिफेंस स्टेटमेंट नहीं दिया। कि इंक्वायरी अथॉरिटी जो बोला था, जो डेट टाइम दिया था कि इसी डेट में आपको अपीयर होना है, वो नहीं हुआ। ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं रहा उसी डेट में। फेल्स और रिफ्यूजेस टू कंप्लाई विद द इंक्वायरी, जो प्रोसीजर है उसको वो नहीं माना। तो उसमें एक्स पार्टी एक होता है, एक्स पार्टी मीन्स एक तरफा हो जाएगा। तो अभी क्या करेगा ना, जो चार्ज ऑफिसर उसको सपोर्ट नहीं किया, चार्ज ऑफिसर को बुलाया प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए, वो नहीं आया। फिर जो इंक्वायरी का प्रोसीजर है, फिर अगेन उसको बुलाया कि आपको डिफेंड करने के लिए आप जो डिफेंस स्टेटमेंट देना है दे दो, वो इट मींस फेल हुआ। जो डेट, जो टाइम दिया था अपीयर होने के लिए, इंक्वायरी अटेंड करने के लिए, वो अटेंड नहीं किया चार्ज ऑफिसर, और जो इंक्वायरी प्रोसीजर है वो कंप्लाई नहीं किया। तब यहां पर प्रोसीडिंग एक्स पार्टी हो जाता है, एक तरफा। तो अभी वो सीधा इंक्वायरी अथॉरिटी प्रेजेंटिंग ऑफिसर को बोलेगा कि जो भी आर्टिकल्स ऑफ चार्ज लगा है आप उसको प्रूव कीजिए, वो एविडेंस दीजिए। तो एक तरफा हो जाएगा, एक्स पार्टी हो जाएगा। ये यही एक्स पार्टी है। क्योंकि एक तरफा क्यों हुआ, क्योंकि चार्ज ऑफिसर खुद को डिफेंड करने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, उसको इंक्वायरी अथॉरिटी जो बुलाया कि इंक्वायरी अटेंड करने के लिए, वो अटेंड नहीं किया, और जो इंक्वायरी प्रोसीजर है उसको कंप्लाई नहीं किया। ठीक है, वही है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। 14 सबसेक्शन 21। अच्छा, यहां पर एक चीज है, व्हेन ए लोअर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फाइंड्स ए मेजर पेनल्टी रिक्वायर्ड। यहां पर क्या है, जो लोअर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, आप जानते हो कि जो लोअर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो प्रोसीडिंग कर सकता है। ठीक है, मगर अल्टीमेटली पता चला कि मेजर पेनल्टी लगेगा। अभी प्रोसीडिंग हो गया, देखिए, जो उसके पास ओनली पावर है टू इंपोज माइनर पेनल्टीज। लोअर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मींस उसके पावर है ओनली इंपोज माइनर पेनल्टी, मगर दोनों का प्रोसीडिंग कर सकता है, चाहे माइनर हो मेजर हो। उसका जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होता है वो कर सकता है, मगर उसके पास पावर है ओनली माइनर पेनल्टी इंपोज करेगा। यदि अल्टीमेटली ये डिटेक्ट होता है कि मेजर पेनल्टी लगेगा, इंक्वायरी अथॉरिटी इंक्वायरी किया, रिपोर्ट दे दिया, रिपोर्ट को एग्जामाइन करने के बाद ये जो लोअर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिटेक्ट किया कि ये मेजर पेनल्टी लगेगा, तो वो तो मेजर पेनल्टी नहीं लगा सकता। तो इसको वो क्या करेगा ना, हायर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है कि नहीं, मगर इसमें आप याद रखिए, जो लोअर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उसके पास पावर है, वो ओनली माइनर पेनल्टी इंपोज कर सकता है, मगर दोनों का प्रोसीडिंग कर सकता है, चाहे माइनर हो मेजर हो। ठीक है, दोनों का डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब अल्टीमेटली इंक्वायरी अथॉरिटी से रिपोर्ट आया और रिपोर्ट को एग्जामाइन किया गया और डिटरमाइन हुआ कि मेजर पेनल्टी लगेगा, वो तो मेजर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकता। तभी अब क्या करेगा, वो इंक्वायरी रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा जो हायर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है मेजर पेनल्टी इंपोज करने के लिए। ठीक है, ये 14 सबसेक्शन 21 सबसेक्शन ए बोल रहा है। फिर जो हायर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उसके पास अभी इंक्वायरी अथॉरिटी का रिपोर्ट गया, तो वो चाहेगा वो एविडेंस दे, वो एग्जिस्टिंग एविडेंस को देखकर वो डिसाइड करेगा कि कौन सा पेनल्टी लगेगा। नहीं तो उसके पास पावर है, वो फिर विटनेसेस को रिकॉल करेगा, फिर उनको एग्जामाइन, क्रॉस एग्जामाइन, री एग्जामाइन करेगा, देन अप्रोप्रिएट पेनल्टी डिसाइड करेगा। ये भी हायर अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास पावर है। जब उसके पास इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगा, फिर वो एग्जामाइन करेगा और डिसाइड करेगा किस तरीके का पेनल्टी लगेगा। नहीं तो वो फिर विटनेसेस को रिकॉल करेगा, उनको एग्जामाइन, क्रॉस एग्जामाइन, री एग्जामाइन करेगा, फिर अप्रोप्रिएट डिसीजन लेगा। ठीक है, ये 1421 बी में है। तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि लोअर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो, जिसके पास ओनली पावर है कि वो माइनर पेनल्टी इंपोज कर सकता है, वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अल्टीमेटली यदि पता चला कि मेजर पेनल्टी लगेगा, तो वो इंक्वायरी रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा हायर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन,
14 सबसेक्शन 22, 14 सबसेक्शन 22 में क्या है? इफ एन इंक्वायरी अथॉरिटी हैज ऑलरेडी रिकॉर्डेड फुल और पार्शियल एविडेंस एंड देन, अच्छा यहां पर क्या है, इंक्वायरी अथॉरिटी जो प्रेजेंट इंक्वायरी अथॉरिटी है वो अभी चाहे फुल हो कि पार्शियल एविडेंस वो कलेक्ट कर चुका है, मगर अभी उसका सपोज ट्रांसफर हो गया कि रिटायरमेंट हो गया, ठीक है, तो वो फिर एक न्यू इंक्वायरी अथॉरिटी के पास चला जाएगा, सक्सेसर के पास जाएगा। तो देन द न्यू इंक्वायरी अथॉरिटी फिर क्या करेगा? तो वो इंक्वायरी को प्रोसीड कराएगा, क्योंकि जो प्रेडिसेसर था इंक्वायरी अथॉरिटी उसका ट्रांसफर हो गया कि रिटायरमेंट हो गया, चाहे वो उसके पास फुल एविडेंस है कि पार्शियल एविडेंस है, मगर अभी उसका तो ट्रांसफर हो गया, उसका तो रिटायरमेंट हो गया, अभी न्यू इंक्वायरी अथॉरिटी आ गया, न्यू इंक्वायरी अथॉरिटी के पास अभी चला गया रिकॉर्ड, तो वो वहीं से इंक्वायरी फिर प्रोसीड कराएगा, ठीक है। प्रोसीड विद द इंक्वायरी यूजिंग द एविडेंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय द प्रीवियस आई। न्यू से नहीं करेगा, पूरा वो न्यू से नहीं करेगा, जो जितना इट मीन्स एविडेंस कलेक्ट कर चुका है जो प्रेडिसेसर इंक्वायरी अथॉरिटी, वहां से वो प्रोसीड कराएगा, ठीक है। और ऑल्सो रिलाई ऑन एविडेंस पार्टली रिकॉर्डेड बाय द प्रेडिसेसर एंड पार्टली बाय इटसेल्फ। पावर, फिर उसके पास भी पावर है, जो न्यू इंक्वायरी अथॉरिटी आ गया वो भी विटनेसेस को रिकॉल कर सकता है इफ द न्यू इंक्वायरी अथॉरिटी फील्स दैट फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, वो भी कर सकता है, ठीक है। मगर इसमें क्लियरली है, जब प्रेडिसेसर जो इंक्वायरी अथॉरिटी जब उसका ट्रांसफर हो जाता है कि रिटायरमेंट हो जाता है, और जितना एविडेंस वो कलेक्ट कर चुका है, ठीक है, चाहे फुल है कि पार्शियल हो, मगर अभी ट्रांसफर हो जाएगा इंक्वायरी टू द न्यू इंक्वायरी अथॉरिटी, तो न्यू इंक्वायरी अथॉरिटी अभी इनिशियली फिर स्टार्ट नहीं करेगा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, जहां से अभी बंद हुआ है वहीं से प्रोसीड करेगा, और जितना एविडेंस कलेक्ट हुआ है वहीं से अभी वो फिर प्रोसीड कराएगा, और चाहेगा तो वो फिर विटनेसेस को रिकॉल करेगा, उनको एग्जामाइन, क्रॉस एग्जामाइन एंड री एग्जामाइन करेगा, ठीक है। मगर वहीं से स्टार्ट होगा, जो जहां पर छोड़कर चला गया प्रेडिसेसर इंक्वायरी अथॉरिटी, वहां से ही प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। सबसेक्शन 23, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 सबसेक्शन 23 आई में क्या है? आफ्टर द इंक्वायरी इज कंप्लीटेड द इंक्वायरी अथॉरिटी मस्ट प्रिपेयर ए रिटन रिपोर्ट। इंक्वायरी अथॉरिटी के रिटन रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। अच्छा, रिपोर्ट में क्या क्या होगा? जब इंक्वायरी अथॉरिटी की रिटन रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, वो रिटन रिपोर्ट में क्या क्या होगा? आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस एंड स्टेटमेंट ऑफ इंप्यूटेशन, डिफेंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर ईच चार्ज, असेसमेंट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू ईच चार्ज, फाइंडिंग्स ऑन ईच चार्ज विद क्लियर रीजंस। ये रिपोर्ट में ये रहेगा कि क्या क्या आरोप लगा था और तथ्य क्या था, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट उसको डिफेंड करने के लिए जो स्टेटमेंट दिया है, और एविडेंस को असेस किया जाएगा, क्योंकि प्रेजेंटिंग ऑफिस डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के तरफ से एविडेंस है और चार्ज ऑफिसर के तरफ से एविडेंस है, दोनों एविडेंस को आकलन किया जाएगा, असेस किया जाएगा, फिर एवरी आर्टिकल ऑफ चार्ज के ऊपर फाइंडिंग होगा, ठीक है। ये इंक्वायरी रिपोर्ट में एक्चुअली इसी तरीके से इंक्वायरी अथॉरिटी की रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, ठीक है। ये 14 सबसेक्शन 23 सबसेक्शन आई में क्लियरली मेंशन है। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेनेशन, इंपोर्टेंट पॉइंट, इफ ड्यूरिंग द इंक्वायरी द आईए फाइंड्स दैट एविडेंस प्रूव्स ए डिफरेंट चार्ज, यदि वो इंक्वायरी अथॉरिटी डिटेक्ट किया कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज जो ओरिजिनली फ्रेम नहीं हुआ था, इट कैन रिकॉर्ड फाइंडिंग्स ऑन दैट न्यू चार्ज ओनली इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज एडमिटेड द फैक्ट और ही वाज गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट दैट न्यू चार्ज। तो इसमें क्या है, यदि कुछ न्यू चार्ज आ गया, वो पहले ओरिजिनली फ्रेम नहीं था, अभी और कोई एक न्यू चार्ज आ गया, आर्टिकल ऑफ चार्ज, और एक नया आरोप आ गया, तो इस केस में क्या होगा? डायरेक्टली उसको इंक्वायरी अथॉरिटी रिकॉर्ड नहीं करेगा, फिर वो गवर्नमेंट सर्वेंट को पूछेगा कि इस तरीके का न्यू आरोप आपका अगेंस्ट में आया है इंक्वायरी में, क्या उसको आप एडमिट करते हो? और यदि आप एडमिट नहीं करते हो तो आपको खुद को डिफेंड करो, आपको बचाव करो, ठीक है। ये इस तरीके का न्यू आरोप आपके ऊपर लगा जो ओरिजिनली नहीं था, ये आरोप नहीं था आपको, जो जब चार्जशीट मिला था ये आरोप आपके ऊपर नहीं लगा था, मगर अभी इंक्वायरी में पता चला कि ये और एक आरोप आपके ऊपर आ रहा है, तो क्या इसको एडमिट कर रहे हो? यदि एडमिट नहीं कर रहे हो, आपको खुद को डिफेंड करो, ठीक है। तो दिस एंश्योर्स फेयरनेस एंड नेचुरल जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट वन, 1423 डबल आई में फॉरवर्डिंग ऑफ रिकॉर्ड्स टू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। अभी इंक्वायरी अथॉरिटी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को रिपोर्ट देगा, है कि नहीं?
If the inquiry authority is not the disciplinary authority, it must forward the complete inquiry record to the DA. कंप्लीट रिकॉर्ड वो दे देगा, इंक्वायरी का जो कंप्लीट रिकॉर्ड है दे देगा. इसमें क्या क्या रहेगा? इंक्वायरी रिपोर्ट रहेगा, रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस रहेगा, जो चार्ज ऑफिसर का जो डिफेंस स्टेटमेंट रहेगा, ओरल और डॉक्यूमेंटरी एविडेंस रहेगा, एनी रिटन ब्रीफ बाय आइदर साइड, प्रेजेंटिंग ऑफिसर रिटन ब्रीफ दिया है, चार्ज ऑफिसर भी रिटन ब्रीफ दिया है, वो जाएगा, और एनी ऑर्डर्स पास्ड ड्यूरिंग द इंक्वायरी, जो भी इंक्वायरी अथॉरिटी जो भी ऑर्डर पास किया है. तो ये सब डॉक्यूमेंट जब हैंडओवर करेगा आफ्टर फिनिशिंग ऑफ इंक्वायरी, तो यहां पर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स एक्चुअली हैंडओवर बाय द इंक्वायरी अथॉरिटी टू द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आफ्टर फिनिशिंग ऑफ इंक्वायरी. तो एक है इंक्वायरी रिपोर्ट, ये तो कॉमन है. रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, जो भी डिफेंड करने के लिए जो भी रिटन स्टेटमेंट है, और चाहे जो ओरल और डॉक्यूमेंटरी एविडेंस दोनों साइड का, दोनों, और प्रेजेंटिंग ऑफिसर और चार्ज ऑफिसर का जो रिटन ब्रीफ है, ओके, केस रिलेटेड में, और जो भी इंक्वायरी अथॉरिटी जो भी ऑर्डर पास किया है, ये सब रिकॉर्ड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास जाएगा. ठीक है, क्लियर भाई? इट मींस इंक्वायरी अथॉरिटी इसको हैंड ओवर करेगा ये सब रिकॉर्ड को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को. ठीक है, और आज का लास्ट सेक्शन है जो 14 सबसेक्शन 24, इसमें है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग इंक्वायरी. इंक्वायरी एक्चुअली जब इंक्वायरी अथॉरिटी को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, तो इंक्वायरी अथॉरिटी जब इंक्वायरी अथॉरिटी उसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर रिसीव करेगा, उसी का 6 मंथ्स के अंदर वो एक्चुअली इंक्वायरी रिपोर्ट उसको देना है. ठीक है, नहीं तो रीजन देगा, सपोज बियॉन्ड ऑफ 6 मंथ्स होता है, तो वो एक प्रॉपर सर्कमस्टांस प्रॉपर वे में वो रीजन देगा, इसी के वजह से एक्चुअली 6 मंथ्स के अंदर में रिपोर्ट कंप्लीट नहीं कर पाया, तो फिर अनदर एक टाइम में अनदर 6 मंथ्स एक्चुअली वो एक्सटेंड होगा. मगर ये जो 6 मंथ्स है, जो हम ये बोल रहे हैं कि इंक्वायरी अथॉरिटी 6 मंथ्स के अंदर एक्चुअली रिपोर्ट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को प्रोवाइड करेगा, वो कहां से काउंट होगा? तो वही क्लियरली मेंशन है, बहुत बार क्वेश्चन आया है. द इंक्वायरी अथॉरिटी शुड कंप्लीट द इंक्वायरी एंड सबमिट द रिपोर्ट विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द अपॉइंटमेंट ऑर्डर. इंक्वायरी अथॉरिटी जिस डेट में उसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर रिसीव करेगा, उसका 6 मंथ्स के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट करेगा और रिपोर्ट सबमिट करेगा. यदि 6 मंथ्स वो सफिशिएंट नहीं है, तो वो प्रॉपर रीजन देगा. If the inquiry cannot be completed within 6 months, the IA must record the reasons in writing and seek extension from the disciplinary authority. मगर जो एक्सटेंशन होगा एट ए टाइम कितना होगा? 6 मंथ्स. ठीक है, तो ये 14 सबसेक्शन था. कंडीशंस फॉर एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन का कंडीशन रहेगा, गुड एंड सफिशिएंट रीजंस देना है कि क्यों आपका 6 मंथ्स के अंदर आप इंक्वायरी कंप्लीट नहीं किए और रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए, तो उसका सफिशिएंट रीजंस, गुड और सफिशिएंट रीजंस दीजिए. रीजंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग और इट मस्ट बी ग्रांटेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी ऑथराइज्ड बाय द डीए. ठीक है, तो ये जो था पूरा प्रोसीजर था, 24 जो स्टेप्स था, उसको मैं ट्राई किया डिस्कस करने के लिए. उसमें बहुत कुछ टाइमलाइन है, तो मैं ट्राई किया डिस्कस करने के लिए. आप टिल द एंड आप यू लिसन द वीडियो, डेफिनेटली यू कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन. आज इतना ही है. थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू.